ऐसा नहीं हो सकता, भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हैरान परेशान सी वेदाक्षी एक कमरे से निकलते हुए बड़बड़ा रही थी। उसे कोई चीज काफी परेशान कर रही थी। बिल्कुल नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी, ये गलत है। वेदाक्षी परेशान सी अपने ही धुन में चली जा रही थी। वहीं उसके सामने से दूल्हे की शेरवानी में सजा हुआ मान सिर पर पगड़ी लगाए बड़बड़ाते हुए चला आ रहा था। पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं। पहले तो ये जबरदस्ती की शादी और अब ये सारे तमाशे। अरे सिंदूर से तिलक लगाना था या फिर नहलाना था। मन तो कर रहा है अभी इस शादी से भाग जाऊं। मान का पूरा ध्यान सिंदूर से सने अपने हाथ पर था, जो बारात के स्वागत के वक्त गलती से उसके हाथों में लग गया था। वेदाक्षी और मान दोनों ही अपनी परेशानी में डूबे हुए आगे बढ़ रहे थे। वेदाक्षी अभी कमरे से निकलकर 2-4 कदम ही चली थी कि तभी वो मान से टकरा गई। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी। ठीक उसी वक्त मान के मजबूत हाथों ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया, पर अनजाने ही उसका सिंदूर से सना हाथ वेदाक्षी के माथे को छू गया। वेदाक्षी ने जैसे ही मान का चेहरा देखा, वो झट से उससे दूर हुई और पलटकर खड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें भी अभी आना था, अब क्या करूं? लेकिन उसके पीछे खड़ा मान हैरानी से उसे देखता रह गया। मान ने वेदाक्षी का चेहरा तो नहीं देखा, पर उसके हाथ का सिंदूर वेदाक्षी की मांग में सज चुका था। वो वेदाक्षी की ओर बढ़ा। एक्सक्यूज मी। उसकी आवाज सुन वेदाक्षी की सांसें थम गई। अब तो तू गई काम से वेदाक्षी, अब कहाँ जाऊं? डर की वजह से वेदाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मान उसके कंधे के पास पहुंचने वाला था, तभी पीछे से किसी की आवाज आई, अरे मान बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस आवाज को सुनकर मान का ध्यान भटका और उसी वक्त वेदाक्षी तेजी से कमरे की तरफ भागी और जल्दी से उसने दरवाजा बंद कर लिया। तभी उसकी नजर आईने में पड़ी। अपने मांग में लगे उस सिंदूर को देख वेदाक्षी की सांसें रुक गई। ये मेरे मांग में कैसे आया? तभी उसे एहसास हुआ कि जब वो मान से टकराई थी तो मान के हाथ में भी यही लाल सिंदूर लगा हुआ था। वो अंदर ही अंदर बेचैन हो उठी। अब बस बहुत हुआ, मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा है, कहते हुए उसकी आंखें कॉन्फिडेंस से चमक उठी। वहीं दूसरी तरफ मान उस आवाज को सुनकर पीछे पलटा। सामने मान की होने वाली सासू माँ सिया शेखावत खड़ी थी। वो बोली, क्या हुआ बेटा, आप यहाँ पर हो और वहाँ सभी आपको ढूंढ रहे हैं। चलिए, शादी का मुहूर्त हो चुका है। मान ने अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब मैं बस अपना हाथ साफ करने आया था, पर इनसे टकरा गया। उसने तुरंत पलटकर पीछे देखा, लेकिन पूरा रास्ता साफ था। ये देखकर मान की भौहें सिकुड़ गई। ये क्या है? न सॉरी न थैंक यू, चुपचाप भाग गई। दुआ करो दोबारा ना मिलो। उसे इस तरह बड़बड़ाते हुए देखकर सिया बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। मान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर अब उसकी नजर बस उस लड़की को ढूंढ रही थी जो अभी अभी उससे टकराई थी। वो हाथ धोकर वापस मंडप में नीचे आकर बैठ गया। पूरा ध्यान भीड़ पर था। शादी की रस्में शुरू हो गई थी। पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा। सिया अपनी बेटी को लेने सीधे कमरे में आई। अंदर उनकी बेटी घूंघट ओढ़े सजी धजी बैठी थी, पर वो नहीं जानती थी घूंघट के नीचे मान की दुल्हन रुद्रिका नहीं, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त या कहे छोटी बहन वेदाक्षी थी। सिया उसके पास गई और प्यार से उसका माथा चूम कर बोली, यकीन नहीं हो रहा है कि आज मेरी गुड़िया की शादी है। चल बेटा, नीचे पंडित जी बुला रहे हैं। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चल दी। लेकिन घूंघट के नीचे बैठी वेदाक्षी की सांसें थम रही थी। वो खुद से बोली, नहीं, जब तक रुद्रिका नहीं आ जाती तुझे ये नाटक करना होगा। बस कुछ देर और, फिर ये शादी नहीं होगी। वो धीरे धीरे चल रही थी। उसे इस तरह चलता हुआ देखकर सिया बोली, बेटा अगर इतने धीरे चलोगी तो मुहूर्त निकल जाएगा, थोड़ा जल्दी चलो। सिया की जिद पर वेदाक्षी ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, अब कैसे बताऊं आपको, ये शादी ही रोकनी है, करनी नहीं है, कैसे समझाऊं आपको? वेदाक्षी मन ही मन रिक्वेस्ट करने लगी, कहाँ रह गई दी आप, कब आओगे? ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। इधर घूंघट में ढकी वेदाक्षी ये शादी रोकना चाहती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूर मंदिर में एक और दूल्हा दुल्हन का जोड़ा साथ फेरे ले रहे थे। दुल्हन कोई और नहीं बल्कि खुद रुद्रिका थी, जिसका इंतजार मानवीर खुद अपने मंडप में नीचे कर रहा था। इधर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, पर रुद्रिका काफी जल्दी में लग रही थी। उसने उन्हें टोकते हुए कहा, पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए और फटाफट से मेरे फेरे करवाइए, मेरे पास वक्त नहीं है। तभी उसके साथ फेरे ले रहा निर्णय बोला, अरे तुम चुप करो पंडित जी, आप बिल्कुल आराम से मंत्र पढ़ो। मेरी एक ही बार शादी होगी भाई, और अगले 7 जन्मों तक मैं इसे छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप आराम से शादी करवाओ, कौन सा बार बार होनी है? रुद्रिका ने उसे घूर कर देखा और बोली, बकवास मत करो निर्णय। निर्णय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम लड़ने से ज्यादा शादी पर फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। रुद्रिका ने उससे अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुमसे शादी करने के लिए वहां मैंने किसी और को उस मान का दुल्हन बना दिया है। अगर हम वक्त पर वहां नहीं पहुंचे तो वो बेचारी बलि का बकरा बन जाएगी। इधर रुद्रिका को उस लड़के की फिक्र हो रही थी, तो वहीं सिया ने वेदाक्षी को लाकर मान के बगल में बिठा दिया था। मान की नजर लाल रंग के जोड़े में बड़ा सा घूंघट डाले उस लड़की पर गई। उसे वेदाक्षी का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जब मान की नजर उसके हाथों की उंगलियों पर पड़ी तो उसने तुरंत उसके चेहरे की तरफ देखा। वेदाक्षी अपनी उंगलियों से लगातार खेल रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। मानवीर उसे देख धीरे से बोला,
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी तरह ये लड़की भी इस शादी के लिए तैयार नहीं है? फिर इसकी क्या मजबूरी है ये शादी करने की? तभी उसकी नजर वहां पड़े कलश के पानी में गई। उस पानी में वेदाक्षी मानवीर का चेहरा देख रही थी, और वहीं मानवीर ने जब उस पानी में वेदाक्षी का चेहरा देखा तो वेदाक्षी ने जल्दी से अपना घूंघट और खींच लिया। उसे देखते ही एक पल के लिए मानवीर सोच में डूब गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये रुद्रिका नहीं बल्कि वही लड़की है जो कुछ देर पहले। मानवीर को शक हो रहा था, लेकिन जब उसने वेदाक्षी की तरफ देखा तो उसने अपने दिमाग से ये ख्याल हटा दिया। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानवीर अपने ही ख्यालों में डूब गया था, पर वेदाक्षी एक बार फिर चुपके से पानी में उसका चेहरा देखने लगी। चाहकर भी उसका ध्यान मानवीर के चेहरे से नहीं हट रहा था। हल्का सांवला सा रंग, तीखे नैन नक्श, शार्प जॉ लाइन, हल्की दाढ़ी और उसकी ये ग्रे कलर की खूबसूरत सी आंखें। वो एक पल को मानवीर के चेहरे में ही खोकर रह गई। तभी पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए खड़े हो जाइए। वेदाक्षी उस आवाज को सुनकर होश में आई। तभी मानवीर खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। वेदाक्षी ने उसके हाथ को घूरा। मैं ये शादी कैसे कर लूं? यार इन्हें कोई समझाओ। रुद्रिका कहाँ हो तुम? वेदाक्षी की नजर सामने पड़े रुद्रिका के माँ पापा राम और सिया पर गई। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर वेदाक्षी कुछ नहीं कह पाई और उनकी खुशी के लिए उसने चुपचाप मान का हाथ पकड़ लिया और फेरों के लिए खड़ी हो गई। वहीं सिया की नजर अपने पति राम पर गई और उसने हल्के से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारी राजकुमारी की शादी हो रही है। राम ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, खुश तो हूँ लेकिन थोड़ा दुख भी है कि वो मुझे छोड़कर जा रही है, लेकिन मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाऊंगा। सिया ने धीरे से कहा, मैं समझ रही हूँ राम, लेकिन तुम्हें पता है ये एक दिन होना ही है और तुम्हें खुश होना चाहिए कि इतने अच्छे घर परिवार में हमारी बच्ची जा रही है। राम ने हल्के से मुस्कुराकर पलकें झपकाई। तभी अचानक सिया ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये वेदाक्षी कहाँ है? मैंने उसे काफी देर से नहीं देखा। राम भी उसे इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन तभी सिया ने खुद से ही कहा, अरे शायद यहीं कहीं होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। पर राम सिया को क्या पता था, उनकी वेदाक्षी मंडप में नीचे और रुद्रिका मंदिर में निर्णय के साथ शादी कर चुकी थी। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र सजाने के बाद रुद्रिका की आंखें नम हो गई थी। फिर दोनों ने जल्दी से पंडित जी का आशीर्वाद लिया और अगले ही पल रुद्रिका ने निर्णय का हाथ पकड़कर जल्दी से चलते हुए कहा, जल्दी चलो निर्णय, मैं रिस्क नहीं ले सकती। निर्णय उसे ही देख रहा था, पर वो भी जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। दोनों जाकर जल्दी से कार में बैठे और निर्णय ने कार स्टार्ट कर दी और उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे क्या ट्रेजेडी भरी शादी है हमारी, याद रहेगी हमें। बच्चों को सुनाने के लिए कम से कम एक मस्त सी स्टोरी तो है हमारे पास। रुद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, किसका बच्चा? कौन सा बच्चा और कहां से आया ये तो बताओ, कुछ भी बोले जा रहे हो। निर्णय ने हल्के से मुस्कुराकर उसके हाथ को पकड़ लिया और होठों से चूम कर कहा, हमारा बच्चा मेरी जान, शादी हुई है हमारी तो आज नहीं तो कल बच्चे भी होंगे और मैं तो हमारे बच्चों को हमारी एपिक और सॉलिड लव स्टोरी जरूर सुनाने वाला हूँ। रुद्रिका ने झल्लाकर अपना हाथ वापस खींचते हुए कहा, इस वक्त मेरा दिमाग मत खराब करो निर्णय, मुझे गुस्सा आ रहा है, जल्दी चलो। निर्णय ने अब उसे नहीं छेड़ा और कार की स्पीड बढ़ा दी, पर निर्णय भी अब काफी सीरियस हो चुका था। उसने धीरे से कहा, चल भाई निर्णय, एक और मुसीबत इंतजार कर रही है। इधर जितनी तेजी से निर्णय और रुद्रिका शादी की तरफ बढ़ रहे थे, उतनी ही तेजी से वेदाक्षी की शादी हो रही थी। मान वेदाक्षी को मंगलसूत्र पहना रहा था। तभी उसे एहसास हुआ उसके की बाजू को वेदाक्षी ने कसकर पकड़ा हुआ है। ये देखकर मानवीर के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट फैल गई, मगर घूंघट के नीचे वेदाक्षी मानवीर को इशारा करने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद से कहा, ये कैसा आदमी है, मेरा इशारा समझने की बजाय मुस्कुरा रहा है। कैसे समझाऊं इसे कि मुझे ये शादी नहीं करनी। ओह गॉड, कहां फंस गई हूँ। इस मोमेंट तक आते आते उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। इधर रुद्रिका और निर्णय की कार शेखावत मेंशन के बाहर आकर रुकी। रुद्रिका तेजी से भागते हुए अंदर की तरफ गई। किसी भी तरह ये शादी रोकनी होगी, वरना मेरी वेदाक्षी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तेजी से भागकर भीड़ को
गिरते हुए मंडप के सामने पहुंची और जोर से चिल्लाई, नहीं रुको। सबका ध्यान एकदम से रुद्रिका की तरफ गया। राम और सिया ने जब रुद्रिका को वहां खड़े देखा तो दोनों ही हैरान रह गए। फिर उनकी नजर मंडप की तरफ गई। रुद्रिका यहाँ पर है तो फिर मंडप में कौन है? तब तक मंडप में मानवीर ने वेदाक्षी की मांग में सिंदूर भर दिया था और तभी पंडित जी की गूंजती हुई आवाज पूरे मंडप में फैल गई। विवाह संपन्न हुआ। आखिर कौन सा राज छिपा था इन शादियों के पीछे? क्या रुद्रिका ये शादी रोकना चाहती थी? रुद्रिका, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये लड़का कौन है? रुद्रिका के गले में जयमाला देखकर राम जोर से चिल्लाया। रुद्रिका और निर्णय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। रुद्रिका तो बस आंखों में आंसू लिए अपनी बहन को देख रही थी, जो उसकी गलती की वजह से इस अनचाहे शादी के बंधन में बंध चुकी थी। राम गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा था। तभी सिया का माथा ठनका और वो घबरा कर बोली, रुद्रा यहाँ है तो मंडप में। ये कहते कहते उसके कदम भी मंडप की तरफ बढ़ गए। मंडप के पास आते ही सिया ने धीरे से वेदाक्षी का घूंघट ऊपर कर दिया और उसे देखते ही सिया के कदम लड़खड़ा गए और वो 2 कदम पीछे हो गई। सिया लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, तुम रुद्रा की जगह यहाँ कैसे आई? ये बात सिया ने बहुत धीरे से कही थी, जैसे कि कोई और उसकी आवाज ना सुन पाए, लेकिन मान सब कुछ सुन चुका था। वो हैरान होकर धीरे से बोला, वेदू, अब ये कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी में इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की? वो वेदाक्षी का चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी सिया ने फिर से उसका घूंघट नीचे कर दिया। तभी निर्णय की माँ गिरजा जी आगे आकर बोली, यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? मान के साथ तो रुद्रिका की शादी होने वाली थी ना। अगर रुद्रिका यहाँ है तो फिर मंडप में उसकी जगह कौन है? राम का माथा भी बुरी तरह से गर्म हो चुका था। वो कुछ कहने ही वाला था कि सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। राम ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो सिया ने धीरे से कहा, यहाँ हर तरफ मेहमान है, अभी शांत रहो, हम लोग बाहर गार्डन में जाकर बात करते हैं। उसके कहने पर राम ने एक नजर चारों ओर देखा और फिर गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो तुरंत रुद्रा की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ वहां से ले जाने लगा। उसे ऐसे देखकर उनके पीछे निर्णय, सिया और निर्णय के माता पिता गिरजा जी और आलोक जी भी चले गए। मान भी उस ओर बढ़ा पर वो रुक गया क्योंकि वेदाक्षी अभी भी वहीं खड़ी थी। मान ने उसे देखकर धीरे से कहा, चलो। वेदाक्षी जैसे अपने होश में वापस आई और चुपचाप उसके साथ चल दी। जल्द ही सब बाहर गार्डन में खड़े थे। सब काफी हैरान थे। निर्णय की माँ गिरिजा थोड़े गुस्से में बोली, मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इन बच्चों ने शादी को तमाशा बना दिया है। एक रुद्रिका और निर्णय है जो खुद ही शादी करके आ गए, और एक ये लड़की है जो दुल्हन की जगह जाकर मंडप में बैठ गई। आखिर ये है कौन? तभी सिया वेदाक्षी के पास आई और सबको देखकर बोली, मैं बताती हूँ ये कौन है। ये वेदाक्षी है, राम के सबसे अजीज दोस्त अध्याय और तनिष्ठा की बेटी। ये बोलकर उसने वेदाक्षी का घूंघट हटा दिया और जब उसकी नजरें वेदाक्षी पर गई तो सभी हैरान रह गए। वेदाक्षी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके गोरे गोरे गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे। वो बहुत घबराई हुई थी। वहीं वेदाक्षी का चेहरा देखते ही मान को जैसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। वेदाक्षी को देखते उसे अचानक कुछ याद आया और वो खुद से बोला, ये तो वही लड़की है जो मुझसे टकराई थी। आखिर ये मंडप में कैसे पहुंची? वो वेदाक्षी से बहुत कुछ पूछना चाहता था कि तभी सिया ने वेदाक्षी से पूछा, वेदू, तुमने ये सब क्यों किया? वेदाक्षी ने रुद्रिका की तरफ देखा। वो आगे कुछ बोल पाती तभी राम का गुस्सा फट पड़ा और वो गुस्से से बोला, बस बहुत हुआ तमाशा, ये सब इसकी वजह से हुआ है। कहते हुए उसने एक जोरदार थप्पड़ निर्णय के गाल पर जड़ दिया। जैसे निर्णय को थप्पड़ पड़ा, सबकी आंखें बड़ी हो गई। ये सब होना ही था। आखिर राम की बेटी ने आज ऐसी हरकत कर दी थी जो वो सोच भी नहीं सकता था। यहाँ ये लोग अपने ड्रामे में बिजी थे। तभी मान ने वेदाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे उन लोगों से दूर एक कोने में ले गया। इस तरह से हाथ पकड़े जाने की वजह से वेदाक्षी बुरी तरह डर गई और घबरा कर बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तभी मान ने उसका हाथ छोड़ा और उसे देखकर गुस्से से बोला, तुम वही हो ना जो मुझसे टकराई थी? बोलो, मैंने तुम्हें गिरने से बचाया। उसके लिए थैंक्स बोलने की जगह तुमने मुझसे शादी कर ली। बताओ, तुम रुद्रिका की जगह मंडप में क्या कर रही थी? कौन सा खेल खेल रही हो तुम? वेदाक्षी को भी उसकी तीखी बातें सुनकर गुस्सा आया। वो बोली, वाह, सर एटीट्यूड तो देखो इस आदमी का। मतलब तुम दूसरों की मदद थैंक्स सुनने के लिए करते हो, है ना? और बाय द वे, अगर उस वक्त तुम मुझसे नहीं टकराते तो कम से कम मैं इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता ढूंढ लेती। अगर तुम नहीं टकराते तो आज ये शादी भी नहीं होती। मैं तुमसे शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही थी, समझे? ये सुनकर पता नहीं क्यों मान के दिल में अजीब सी टीस उठी
उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि वेदाक्षी उसे शादी नहीं करना चाहती थी। उसने वेदाक्षी का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोला, वो तो वक्त बताएगा कौन किससे टकराया था, समझी? यहाँ मान और वेदाक्षी आपस में उलझे हुए थे। वहीं राम का गुस्सा निर्णय के ऊपर फटता जा रहा था। वो फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी रुद्रिका ने जल्दी से राम को रोकते हुए कहा, पापा ये आप क्या कर रहे हो? लेकिन वो इसके आगे कुछ कहती कि निर्णय ने उसका हाथ पकड़ उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। फिर निर्णय ने राम को देखते हुए रिस्पेक्ट से कहा, ससुर जी अब बड़े हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और अब हम दोनों पति पत्नी हैं। तभी पीछे से गिरजा जी ने कहा, तुम सच में पागल हो चुके हो क्या निर्णय? अरे रुद्रिका की शादी तुम्हारे भाई से होने वाली थी और तुम लोग ये कांड करके आए हो। निर्णय और मान चचेरे भाई थे। निर्णय की माँ गिरजा जी मान की चाची थी, जो काफी गुस्से में नजर आ रही थी। उसने बेबस होकर अपने भाई मान की तरफ देखा, जो वेदाक्षी के साथ उनके पास आ रहा था। निर्णय ने रिक्वेस्टिंग सा चेहरा बनाकर अपने भाई को देखा और उससे मदद मांगी। मान ने गहरी सांस भरी। बेचारा मान भी क्या करता, ये लड़का उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। मान ने गिरजा जी की तरफ देखकर कहा, चाची माँ, अगर यहाँ पर हमने और सवाल जवाब किए तो बेकार का तमाशा खड़ा हो जाएगा और दोनों परिवारों की इज्जत दांव पर लग जाएगी। हम लोग घर चलकर बात करते हैं। वैसे भी शादी तो हो चुकी है ना, और कोई भी सच को नहीं बदल सकता कि अब रुद्रिका निर्णय की पत्नी है और वेदाक्षी मेरी। इतना कहकर मान ने वेदाक्षी की तरफ घूर कर देखा। वेदाक्षी भी हैरान थी क्योंकि मान उसे अपनी पत्नी कह रहा था। वो धीरे से बोली, नहीं, ये आदमी पागल हो गया है, मैं इस शादी को नहीं मानती। वो तुरंत राम के पास आगे बढ़ी और उसकी बात सुने बिना ही राम ने भी मान की तरफ देखा और बोला, अरे ऐसे कैसे शादी हो गई? तुमने जिससे शादी की वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी है और इस वक्त अध्याय यहाँ है भी नहीं। उसकी बेटी यहाँ रुद्रिका की शादी में शामिल होने आई थी और यहाँ उसकी बेटी की ही शादी हो गई। मैं उसे क्या जवाब दूंगा? किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। सब लोग कुछ पल के लिए शांत हो गए। तभी मान ने अपने चाचा आलोक जी को देखा और उन्हें इशारा किया। आलोक जी ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अभी के लिए जो हो गया उसे यहीं रोकते हैं और घर चलकर बात करते हैं। गिरजा जी आप पहले घर चलिए और दोनों बहुओं के स्वागत की तैयारी कीजिए। गिरजा जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने पलके झपकाकर अपनी बात मानने का इशारा किया। इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाई। वहीं दोनों बहुओं वाली बात सुनकर राम और सिया भी हैरान थे। तभी राम ने वेदाक्षी के पास जाकर उससे कहा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सब कुछ जानती थी ना, एक बार तुम्हें हम लोगों को बताना चाहिए था। देखो कितनी बड़ी गड़बड़ी हो गई। तभी रुद्रिका ने डरते हुए कहा, पापा उसकी गलती नहीं है, ये सब मेरी। उसने अभी इतना ही कहा था कि राम ने उसे घूर कर देखा और रुद्रिका चुप हो गई। तभी निर्णय सबको देखकर बोला, असल बात यह है कि मैं और रुद्रिका रिलेशन में थे और ऐसे में अगर उसकी शादी भाई से हो जाती तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी ठीक होता। इस बात पर गिरजा जी ने गुस्से से कहा, तो तुम हमें बता नहीं सकते थे क्या? जिस दिन पता चला था उस दिन क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गया था? बोला नहीं जा रहा था तुमसे? मान तो अभी शादी भी नहीं करना चाहता था, हम सब ने उसे फोर्स किया, तब जाकर वो माना है, और तुमने ये सब कर दिया। निर्णय ने मुंह बनाकर कहा, वो हम दोनों का झगड़ा हो गया था और फिर उसी गुस्से में रुद्रा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। मैं भी गुस्से में था, लेकिन जब हमारा गुस्सा शांत हुआ तो हमने ये सब सॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने भागकर शादी कर ली। उसकी बात सुनकर सब आंखें फाड़े उसे देखने लगे। राम का मन अभी भी उन दोनों को थप्पड़ मारने का कर रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को रोक लिया। उसे सबकी तरफ देखा और कहा, माफ कीजिएगा, मेरी बेटी ने ऐसी हरकत की है कि मैं माफी भी नहीं मांग सकता, लेकिन अभी जो हुआ है उसे भी नहीं बदला जा सकता। मैं रुद्रा की विदाई करने को तैयार हूँ, लेकिन वेदाक्षी कहीं नहीं जाएगी। सब लोग ये सुनकर हैरान हो गए। तभी मान ने वेदाक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं इस फैसले को बिल्कुल नहीं मानता। चाहे जो भी हो, वेदाक्षी मेरी पत्नी है और अब वो विदा होकर मेरे साथ जाएगी। मैं अपनी रेपुटेशन को मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी दुल्हन को लेने आया था और उसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मान के इस तरह बोलने से हर कोई हैरान था। वेदाक्षी तो बस आंखें फाड़े उसे देख रही थी। राम बिल्कुल भी तैयार नहीं था वेदाक्षी को मान के साथ भेजने के लिए। उनके बीच बहस छिड़ने वाली थी, क्योंकि राम और मान दोनों ही पीछे हटने वालों में से नहीं थे। सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए निर्णय ने सबके सामने आते हुए कहा, क्यों ना वेदाक्षी से ही पूछ ले कि वो क्या चाहती है। आखिर लाइफ उसकी है तो डिसीजन भी उसी का होना चाहिए ना। यहाँ हम सब अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उसे तो पूछा ही नहीं। उसकी बात सभी को सही लगी और सब वेदाक्षी को देखने लगे। वेदाक्षी काफी डरी हुई भी लग रही थी। गिरिजा जी ने उसे देखकर कहा, वेदाक्षी बेटा, हम तुम्हें सोचने का टाइम दे रहे हैं, तुम आराम से सोच समझकर कोई भी फैसला लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इतना कहकर उन्होंने सभी को अपने साथ बाहर चलने को कहा और वेदाक्षी को वहीं अकेला छोड़ दिया। क्या फैसला लेगी वेदाक्षी? क्या वो विदाई के लिए मान जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो सच्चाई पता चलने के बाद उसके माता पिता का क्या रिएक्शन होगा? और अगर वेदाक्षी ने मना किया तो मान क्या करेगा? क्या वो कोई ठोस कदम उठाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। नहीं, मैं इस शादी को नहीं मानती। मैं बिल्कुल भी उस खड़ूस के साथ नहीं जाऊंगी। वेदाक्षी हैरान परेशान सी वहीं गार्डन में खड़ी थी। उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं वापस अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ। मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। वेदाक्षी जैसे खुद से ही लड़ रही थी।
तभी अचानक पीछे से रुद्रिका छुपते छुपाते वापस आई और वेदाक्षी के सामने आकर रिक्वेस्ट करने लगी, वे तू मुझे माफ कर दे। देख, मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है, पर प्लीज अभी मेरे साथ चल, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। रुद्रिका ने वेदाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गई। वेदाक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। रुद्रिका वेदाक्षी को कमरे में लाई और दरवाजा बंद करते हुए बोली, प्लीज वेदो, अपनी दी को माफ कर दे। देख, मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। मैं तुझे यहाँ फंसाकर चली गई और टाइम पर नहीं पहुंच पाई। मुझे लगा था सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। पर वेदाक्षी ने रोते हुए कहा, दी, माफी मांगना आसान है, पर आपकी एक गलती की वजह से देखो क्या हुआ। मेरी शादी हो गई। आप जानती है ना, मैं वेदांत से प्यार करती हूँ। वेदांत का नाम सुनकर अचानक ही रुद्रिका के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसे वेदाक्षी के मुंह से वो नाम सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो मुंह बनाकर खुद से बड़बड़ाई, मैं उस वेदांत को कैसे भूल गई? मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मान तो उससे 100 गुना अच्छा है। यही एक तरीका है वेदाक्षी को उस वेदांत से दूर करने का। कुछ सोचते हुए उसने वेदाक्षी का चेहरा थाम लिया और प्यार से कहा, वेदू देख, तेरी शादी हो गई है बेटा, अब वेदांत के बारे में मत सोच। मानती हूँ तेरी शादी गलती से हुई, पर मान अच्छा लड़का है, तो उसके साथ अपनी जिंदगी के बारे में सोच सकती है। ये सुनते ही वेदाक्षी का गुस्सा और बढ़ गया। आपको वो खड़ूस इंसान अच्छा लगता है दी? पता है वो कितना ज्यादा एरोगेंट है, कितना घमंडी है। उसने मुझसे कितनी रूडली बात की। मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे वो जरा सा भी पसंद नहीं है। मुझे बस वेदांत चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। रुद्रिका समझ चुकी थी कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, इसलिए उसे उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। उसने प्यार से वेदाक्षी को अपने गले लगाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा ठीक है, जैसा तुझे सही लगे, पर अभी के लिए हमारे साथ चलो। दोनों परिवारों की इज्जत का सवाल है, तब तक हम कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। देख, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। अगर तुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा तो तुझे वहाँ से निकालने का इंतजाम भी मैं करूंगी। मैं खुद मान से बात करूंगी, लेकिन प्लीज अभी के लिए मान जा। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी ने उसे शक भरी नजर से देखा। आप सच बोल रही हैं दी? आप मुझे इस शादी के झंझट से छुटकारा दिलवाएंगी ना? एक पल के लिए रुद्रिका किसी सोच में डूब गई, लेकिन उसने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी। अभी उसे किसी भी कीमत पर वेदाक्षी को राजी जो करना था। हालांकि वेदाक्षी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन रुद्रिका ने उसे मना ही लिया। वेदाक्षी ना चाहते हुए भी फिलहाल के लिए राजावत मेंशन जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा, ठीक है दी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर मैं वहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुकूंगी। अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं खुद वापस आ जाऊंगी। रुद्रिका के चेहरे पर लंबी सी नटखट स्माइल आ गई। उसे वेदाक्षी को गले से लगाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुझे रोकूंगी भी नहीं, पर मेरे परिवार के लिए अभी चल। इसके थोड़ी देर बाद दोनों की विदाई कर दी गई। मान और वेदाक्षी को एक ही गाड़ी में बिठाया गया। ये मान की पर्सनल गाड़ी थी, जिसमें ड्राइवर की सीट और पीछे के हिस्से के बीच एक मोटा पर्दा लगा हुआ था। मान को अपना पर्सनल स्पेस पसंद था और इसलिए वो हमेशा अपनी गाड़ी में ये पार्टीशन लगवा कर रखता था। अपने परिवार से विदा लेने के बाद जब वेदाक्षी गाड़ी में आई तो सामने बैठे मान को देखकर वो चिढ़ गई। वो बड़बड़ाती हुई बोली, इसे तो मैं एक पल भी नहीं झेल सकती। कहाँ फंसा दिया दी ने। वो ना चाहते हुए भी गाड़ी में बैठ गई, पर उसने मान की तरफ दोबारा नहीं देखा। मान भी उसे तिरछी नजरों से बार बार देख रहा था। वो खुद से बोला, चेहरे से कितनी मासूम है, लेकिन गुस्सा नाक पर है। पता नहीं कैसे झेलूंगा इसे। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी, लेकिन उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बवाल मचा हुआ था। तभी अचानक गाड़ी को एक तेज झटका लगा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वेदाक्षी खुद को संभाल नहीं पाई और वो सीधा मान की गोद में जा गिरी। वेदाक्षी को संभालने के लिए जैसे ही मान ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तभी गलती से वेदाक्षी के होंठ मान के गाल से टकरा गए। इस एक्सीडेंटल किस की वजह से दोनों के शरीर में जैसे एक साथ बिजली सी दौड़ गई। वेदाक्षी घबरा गई और झटके से पीछे हटते हुए बोली, सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। पर मान की आंखें शरारत से चमक उठी। नेकी और पूछ-पूछ। उसने झटके से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? पत्नी हो तुम मेरी, और चाहे तो तुम एक पत्नी की तरह मुझे किस कर सकती हो, वो भी यहाँ पर। इतना बोलकर उसने अपने होठों को हल्के से छू लिया। ये देखकर वेदाक्षी घबरा गई और खुद को छुड़ाते हुए पीछे हटते हुए बोली, हे मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। वेदाक्षी उससे झटके से दूर हो गई और चिढ़ती हुई बोली, तुम्हारे साथ आना मेरी मजबूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फायदा उठाओ। दूर रहना मुझसे, समझे? वेदाक्षी की ये बात कहीं न कहीं मान को चुभ गई। अब तो वो और रुकने वाला नहीं था। वो उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम ही तो अपनी मर्जी से मंडप में आकर बैठी थी ना। मैं नहीं गया था तुम्हें लाने के लिए, ना ही मैंने कहा था कि तुम मुझसे शादी करो। लेकिन अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो तो मुझसे दूर नहीं जा सकती। वैसे सोच रहा हूँ किस से शुरुआत तुमने की है, क्यों ना इसे खत्म मैं करूँ? इतना बोलकर वो वेदाक्षी की तरफ झुकने लगा। वेदाक्षी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वो एक मासूम और डरी हुई बच्ची जैसी लग रही थी। उसका ये फेस देखकर मान उसके चेहरे के पास रुक गया और एक पल के लिए उसे देखता रहा। वैसे तो मान एक बहुत ही सुलझा हुआ और शांत इंसान था, लेकिन आज पता नहीं क्यों वेदाक्षी से मिलने के बाद उसका कंट्रोल खुद से छूट रहा था। वो धीरे से फुसफुसाया, कुछ तो है इस लड़की में जो मेरे दिल में हलचल कर रही है। फिर पता नहीं मान के दिल में क्या आया। वो झटके से पीछे हट गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। इधर जब वेदाक्षी को कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसे झटके से अपनी आंखें खोली। जब उसने मान को दूर बैठे देखा तो चैन की सांस ली
और फिर बिना कुछ बोले खिड़की के बाहर देखने लगी। जल्दी ही वे दोनों घर पहुंचे। गिरिजा जी पूजा की थाल लिए उनके स्वागत में खड़ी थी। उन्हें देखते ही एक बार फिर वेदाक्षी के पैर वहीं थम गए। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो घर के अंदर चली जाए, पर तभी रुद्रिका उसके पास आई और हाथ थाम कर उसे आगे ले गई। उन्होंने दोनों जोड़ों की आरती उतारी। ये सब देखकर वेदाक्षी की आंखों में आंसू आ गए और वो मन में सोचने लगी, क्या किस्मत है मेरी। कहा तो मैंने ये सब कुछ वेदांत के साथ करने के सपने देखे थे। सोचा था शादी करके उसके घर में मेरा शान से गृह प्रवेश होगा, लेकिन यहाँ तो उस इंसान के साथ शादी हो गई जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। मेरी लाइफ का सबसे प्यारा और ब्यूटीफुल मोमेंट आज मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द बन गया है। वो अपनी सोच में डूबी हुई थी। तभी गिरिजा जी की आवाज से वो अपने होश में लौटी, जो उसे अंदर आने के लिए कह रही थी। वेदाक्षी और रुद्रिका घर के अंदर आए। मान भी उनके पीछे ही था। उनके पीछे निर्णय भी अंदर आने को हुआ, लेकिन जैसे उसने कदम बढ़ाया सब लोग उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। बेचारा निर्णय हड़बड़ा गया। उसकी माँ तो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी उसकी पिटाई कर देगी। निर्णय मन ही मन बड़बड़ाया, क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? निर्णय, और कर, भाग कर शादी। तेरी माँ तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली और मुझे नहीं लगता कि ये मान का बच्चा मुझे बचाएगा। लेकिन इस वक्त किसी ने भी निर्णय से कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो भी उन सबके साथ अंदर चला गया। निर्णय जानता था ये तूफान से पहले की शांति थी। सब लोगों ने साथ में डिनर किया और फिर अपने अपने कमरे में जाने लगे। रुद्रिका और निर्णय भी अपने रूम में थे, पर वेदाक्षी काफी घबराई हुई थी, इसलिए गिरिजा जी वेदाक्षी को मान के कमरे तक ले आईं। कमरे के बाहर आकर उन्होंने वेदाक्षी को देखकर प्यार से कहा, बेटा ये है तुम्हारा और मान का कमरा, अब तुम अंदर जाओ, मैं चलती हूँ। और हाँ, ये घर भी तुम्हारा अपना घर है, इसलिए किसी भी चीज के लिए झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने प्यार से वेदाक्षी के सिर पर हाथ रखा और नीचे चली गई। वेदाक्षी को घबराहट के मारे दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जैसे तैसे उसने दरवाजे पर हाथ रखा और जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और बेड के बीचों बीच एक बड़ा सा दिल बनाया गया था। ये देखकर वेदाक्षी के पसीने छूट गए और वो तुरंत पीछे हट गई। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। इन लोगों ने तो सुहागरात का पूरा इंतजाम किया हुआ है। हाँ, मैं अंदर नहीं जा सकती। इतना बोलकर जैसे ही वो पीछे मुड़ी, वो मान के चौड़े सीने से जा टकराई, जो उसे ही देख रहा था। उसे वेदाक्षी की बात सुन ली थी। वो थोड़ी सख्त आवाज में बोला, तुम कहीं नहीं जा सकती। ये हम दोनों का कमरा है और तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हें यहीं सोना होगा। वेदाक्षी ने उसे देखकर तुरंत मना किया, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर जैसे ही वो वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी, मान ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और दांत पीसते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी किसी और जगह पर नहीं सोएगी, वो इसी कमरे में सोएगी। इतना बोलकर उसने वेदाक्षी को कमरे के अंदर खींचा और तेज आवाज के साथ दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। क्या होने वाला था वेदाक्षी के साथ? एक तरफ वेदाक्षी इस बात से घबराई हुई थी कि कहीं मान उसके साथ कमरे में कुछ कर न डाले, और वहीं दूसरी तरफ रुद्रिका और निर्णय के कमरे में अंधेरा था। बस चांद की हल्की रोशनी पर्दे के बीच से झांक रही थी। रुद्रिका के हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज थी। निर्णय के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे वो सब मिल गया हो जो उसने चाहा था। एक अलग ही खुशी थी जो उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। उसने प्यार से रुद्रिका के हाथों को थाम लिया, जिससे रुद्रिका सिहर उठी। निर्णय प्लीज छोड़ो मुझे, निर्णय ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। क्या हुआ? इस दिन का इंतजार हम कब से कर रहे थे और आज तुम दूर भाग रही हो। क्या तुम्हें मुझसे शादी करके पछतावा हो रहा है? रुद्रिका ने सिर झटकते हुए कहा, ये क्या पागलपन है, ये सब बात करने का ये सही वक्त नहीं है, और थोड़ा सब्र करो। जब तक वेदाक्षी और मान के बीच सब सही नहीं हो जाता, हम एक दूसरे के करीब आने के बारे में नहीं सोच सकते। निर्णय ने उसकी कलाई छोड़ दी, गहरी सांस ली और पलटकर दीवार की तरफ देखने लगा। कमरा कुछ पलों के लिए खामोश हो गया। फिर उसने प्यार भरे अंदाज में धीरे से कहा, अगर पागलपन ही प्यार की हद है तो मैं मानता हूँ, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। इतना कहकर वो उसके एकदम नजदीक आया। रुद्रिका ने खुद को दूर करने की कोशिश की, लेकिन तभी निर्णय ने उसके बालों को पीछे हटाया और उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। उसके स्पर्श से रुद्रिका की सांसें फिर थम गई और चाह के भी रुद्रिका अब निर्णय को खुद से दूर नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं ठहर गया। उन दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं था, सिर्फ दिलों की धड़कनें थी जो एक दूसरे में खो गई। रात की नमी, हवा की सरसराहट और उनके शरीरों की गर्माहट सब एक साथ घुल गए थे। उधर उसी घर के दूसरे हिस्से में दीवार पर लगी घड़ी ने 12:30 बजा दिए थे। मान ने वेदाक्षी को कमरे में लाते ही दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ये देखकर वेदाक्षी चिढ़ते हुए बोली, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मान धीरे धीरे उसके करीब आते हुए बोला, मैं अपनी पत्नी को हमारे कमरे में लेकर आया हूँ। वेदाक्षी ने एक बार फिर पूरे कमरे की हालत देखी। वो कैंडल्स, वो सजावट, उसे देखकर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मुट्ठी कसते हुए बोली, देखो मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मैं ये शादी नहीं मानती, इसलिए तुम ये जबरदस्ती का हक जताना बंद करो। और अगर तुम यही चाहते हो कि मैं इस कमरे में रहूं, तो फिर ठीक है, मैं बेड पर सोऊंगी। इतना कहकर वेदाक्षी सीधे बेड पर जाकर बैठ गई और किसी रूठी हुई गुड़िया की तरह मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। मान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना बेड छोड़ दूं। वेदाक्षी ने झट से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप यहीं सोने वाले हो? देखो मुझे नींद नहीं आएगी। मान ने बाथरूम की ओर जाते हुए कहा। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? तुम कहो तो मैं तुम्हें लोरी सुनाकर भी सुला सकता हूँ। लोरी? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो मुझे लोरी सुनाकर सोना पड़ेगा? आप कहीं और सो। वो कुछ कह ही रही थी कि मान ने उसकी तरफ देखकर मस्ती भरे अंदाज में कहा, हेलो वेदाक्षी, अच्छे से चारों तरफ नजर घुमा कर देखो, ये मेरा कमरा है और अब तुम्हारा भी बराबर हक है इस कमरे में। लेकिन हाँ, मैं किसी नॉवेल का त्यागी हीरो नहीं हूँ जो पत्नी के लिए सोफे पर जाके सो जाए। वेदाक्षी ने धीरे से कहा, आप जैसे लोग सिर्फ किताबों में ही नहीं असल में भी ऐसे ही होते हैं, खुदगर्ज और अकड़ू। मान हंस पड़ा और उसके करीब आकर बोला, शायद हाँ, लेकिन मैं सच बोलता हूँ और सच ये है कि ये शादी तुम्हें मंजूर हो या ना हो, अब हमारी शादी हो चुकी है और मुझे ये शादी मंजूर है, तो तुम भी अपनी आंखें खोल लो और इस सच को एक्सेप्ट कर लो। इतना कहकर वो सीधा बाथरूम में चला गया। वेदाक्षी हैरानी से काफी देर तक बाथरूम के दरवाजे को घूरती रही। उसने मुंह बनाकर कहा, इस आदमी का मतलब क्या है? मुझे कोई शौक नहीं है शादी करने का। वो तो सिचुएशन ही ऐसी बनी कि मुझे मंडप में बैठना पड़ा, वरना किसे जल्दी थी शादी करने की। और इस सड़ू आदमी से तो बिल्कुल भी नहीं। जब से देखा है मुंह बनाकर घूम रहा है। ये बोलकर वेदाक्षी ने मुंह बना लिया, लेकिन वो अब भी बेड पर ही बैठी सोच रही थी कि आगे उसे क्या करना है। उसने मन ही मन कहा, वेदांत से मिलना होगा। इतने दिनों से उसने मुझे कॉल भी नहीं किया, पता नहीं कहाँ है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे उसकी हेल्प चाहिए। वो भी सोच ही रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और मान बाहर आया। उसने लोअर और वेस्ट पहन रखी थी। उस वेस्ट में उसकी कसी हुई मस्कुलर बॉडी और बाइसेप्स साफ नजर आ रहे थे। वेदाक्षी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। मान जानता था कि वो उसे ही देख रही है। वो वेदाक्षी की हर एक हरकत नोटिस कर रहा था। वो चलकर उसके पास गया और अचानक ही वेदाक्षी को अपनी बाहों में उठा लिया। हड़बड़ाकर वेदाक्षी के मुंह से डर के मारे एक चीख निकल गई और उसने जल्दी से अपने हाथ मान के गले में लपेट लिए। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तुमने मुझे गोद में क्यों उठाया है? असल बात तो ये थी कि वो मान के एक्शन से घबरा गई थी। एक तो रूम का जो हुलिया था वो देखकर वो पहले ही घबराई हुई थी, और दूसरा मान की ये हरकत उसे डराने के लिए काफी थी। मान ने वेदाक्षी को ले जाकर सोफे पर बिठाया और आराम से बोला, यहाँ बैठकर जितना सोचना है सोच लो, मुझे नींद आ रही है, सुबह ऑफिस जाना है। तुम यहाँ बैठो और सोचती रहो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मैं तो अपने बेड को नहीं छोड़ने वाला। मैं कोई किसी डार्क नॉवल का हीरो भी नहीं हूँ जो हीरोइन के लिए कॉम्प्रोमाइज करके सोफे पर सो जाए। ये बोल वो जाकर बेड पर लेट गया। उसने लैंप बंद करने से पहले वेदाक्षी को देखा जो उसे हैरानी से देख रही थी। मान ने सिर उठाकर उसे देखते हुए कहा, दूसरी साइड अभी भी जगह खाली है, चाहे तो यहाँ आकर आराम से सो सकती हो, मैं मना नहीं करूंगा। वेदाक्षी और चिढ़ गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, दुष्ट निर्लज प्राणी, शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? ये बोल उसने मुंह बनाया। मान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मन ही मन कोसना हो गया हो तो कपड़े चेंज करो और आकर सो जाओ। मुझे पता है कि मेरी लिमिट कितनी है, टेंशन मत लो, परेशान नहीं करूंगा। ये बोल उसने बेड के सेंटर में एक पिलो रख दिया। ये देखकर वेदाक्षी और ज्यादा हैरान हो गई। ये आदमी आखिर उससे चाह क्या रहा था? लेकिन अगले ही पल वेदाक्षी ने खुद से कहा, चलो अच्छा है, कम से कम ये मुझे समझ तो रहा है। वो जल्दी से उठी और अपने गहने निकालने लगी। उसने अपने बाल खोले और फिर अपना नेकलेस उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जितना उसे उतारने की कोशिश करती वो उतना ही ज्यादा उसके बालों में उलझता चला जाता। थक हार कर वो वहीं मुंह बनाकर बैठ गई। मान जो सोने की कोशिश में था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहा था क्योंकि वेदाक्षी की चूड़ियों की खनक उसे सोने नहीं दे रही थी। लेकिन अचानक से कमरे में शांति पसर गई। ये शांति मान से हजम नहीं हुई। ये शांत कैसे हो गई? उसने तुरंत पलटकर वेदाक्षी की तरफ देखा। वेदाक्षी मुंह लटकाए वहां बैठी थी। मान ने कहा, क्या हुआ, सोना नहीं है? पूरी रात क्या जागरण करने वाली हो तुम? आकर सो जाओ। वेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, मेरा नेकलेस मेरे बालों में उलझ गया है और निकल नहीं रहा। मेरे बाल टूट रहे हैं, दर्द कर रहे हैं। मान की नजर उसके लंबे काले बालों पर पड़ी जो उसकी कमर से नीचे तक बिखरे हुए थे, जो इस वक्त काफी उलझ चुके थे। उसे गहरी सांस ली और बेड से उठकर उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वेदाक्षी ने मिरर से मान को देखा तो मान ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं कर दूं। वेदाक्षी के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं था। उसे चुपचाप सिर हिला दिया। मान ठीक उसके बगल में सोफे पर बैठ गया और फिर धीरे से वेदाक्षी के लंबे बालों को साइड किया। उंगलियां उसके बालों से होते हुए वेदाक्षी के गर्दन को छूने लगी। मान के हाथों की ठंडक से वेदाक्षी का दिल धड़क उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मान बहुत ही प्यार से उसके बालों में उलझे नेकलेस को निकाल रहा था, पर वेदाक्षी को उसकी छुअन में सुकून महसूस हो रही थी। कुछ पल को दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। बस उसकी सांसें और मान की उंगलियां थी। जितनी बार मान की उंगलियां वेदाक्षी के नाजुक गर्दन को छूती, वो वेदाक्षी के चेहरे की तरफ देखता। वेदाक्षी आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी। उसे देखकर मान के चेहरे पर फिर एक बार मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से उसके कान के पास गया और कहा, हो गया। वेदाक्षी ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो मान ने वेदाक्षी के हाथ की तरफ इशारा किया, लाओ अब चूड़ियां भी निकाल दूं, इनकी खनक से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मान का अपने इतने करीब होना वेदाक्षी के दिल में हलचल कर रहा था, लेकिन अगले ही पल इस एहसास को भूलने के लिए वो मान पर भड़क उठी। अकले नहीं है क्या? अपनी शादी का चूड़ा कोई उतारता है क्या? वो अपने बेड की तरफ वापस जाने लगा। तभी अचानक ही उसे अपनी चाची माँ की बात याद आई। वो तुरंत वापस आया, जाकर अलमारी खोली और उसमें से एक बॉक्स लेकर आया और उसे वेदाक्षी के आगे करके बोला,
ये तुम्हारे लिए तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। वेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा, ये सारी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये शादी यूं ही हो गई। मान ने वो बॉक्स ड्रेसिंग पर रखते हुए बड़े आराम से कहा, जैसे भी हुई हो, हुई तो है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगी बेहतर होगा, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, और सबके लिए भी। मान ने इतने प्यार से ये शब्द कहा था कि वेदाक्षी उसे पलटकर जवाब नहीं दे पाई और बस मान को लगातार देखती रही। वेदाक्षी ने भी अपने कपड़े बदले और दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। उसने मान को देखा और बोली, देखो आप अपनी ही साइड में रहना, मेरी साइड मत आना। मान ने उसे घूरते हुए कहा, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं, बेहतर होगा कि तुम अपनी साइड में रहो, मेरी साइड आने की कोशिश मत करना। वेदाक्षी अब चुपचाप लेट गई, लेकिन मान जो आज से पहले वो सुकून से अकेला इस रूम में सोता था, पर आज कोई और उसके साथ उसके बेड पर मौजूद था और इस वजह से उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। वहीं वेदाक्षी आराम से सो चुकी थी। शायद थकान और घबराहट इतनी थी कि उसे जल्दी नींद आ गई। मान की नजर उस पर गई जो बड़े सुकून से सो रही थी और उसे देखकर न जाने क्यों मान के होठों पर अपने आप एक मुस्कान उतर आई, पर अगले ही पल वो सीरियस होते हुए बोला, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इस घर से अभी कभी बाहर नहीं जा पाओगी। आखिर क्यों मान वेदाक्षी को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था? क्या मान को सच में वेदाक्षी से होने लगा था प्यार? पर क्या करने वाली थी वेदाक्षी उस घर से दूर जाने के लिए? क्या वो भागने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। मान बेड पर ही काफी देर तक वेदाक्षी को देखता रहा और फिर न जाने कब उसे नींद आ गई। सब सो चुके थे, लेकिन कोई था जो अभी जाग रहा था और वो था राम। टेंशन सिया को भी थी, लेकिन फिर भी थकान इतनी थी कि वो सो गई। लेकिन राम की आंखों में नींद नहीं थी। शायद वो भी सुकून से सो जाता, लेकिन अध्याय और उसका रिश्ता बियॉन्ड द लिमिट था। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इस बार राम की बेटी की गलती की वजह से अध्याय की बेटी पर बात बनाई थी और राम यही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो समझने की कोशिश में लगा था कि अध्याय को सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करेगा। वो छत की तरफ एकटक देख रहा था। वो बोला, भाई मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूं मुझसे बड़ी गलती हुई है, पर उम्मीद करता हूं तू समझेगा। यही सब सोचते हुए राम ने पूरी रात बिता दी और सुबह एक नया सवेरा लेकर आ गई। इधर राजावत मेंशन में यूं तो मान हमेशा जल्दी उठता था, लेकिन 7 बज चुके थे और आज वो अब तक सो रहा था। उसी वक्त वेदाक्षी ने आराम से करवट बदली, तभी उसे अपने सिर के नीचे अजीब सी हार्डनेस फील हुई। ये क्या है? नींद में ही बड़बड़ाते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाकर ऊपर की तरफ रखा तो उसका हाथ सीधा मान के मुंह पर जाकर टकराया। मान अचानक ही हड़बड़ाकर उठ गया। उसे वेदाक्षी को देखा तो दंग रह गया। वेदाक्षी उसके सीने से लिपटकर सो रही थी। ये देखकर मान सच में हैरान था। क्या ये वही लड़की है जो कल रात एक बेड पर सोने के लिए नखरे कर रही थी और आज मुझसे लिपटी हुई है? वेदाक्षी का हाथ अब भी मान के गाल पर था और धीरे धीरे उसके गाल हर पूरे चेहरे पर घूम रहा था। वो नींद नहीं पहचानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो किस पर सो रही है। उसने आधी नींद में कहा, ये मेरा टेडी तो नहीं है, वो तो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है। मान ने जब उसके बड़बड़ाने की आवाज सुनी तो उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने वेदाक्षी की कलाई पकड़कर चेहरे पर ही हाथ रोक लिया। वेदाक्षी एक बार फिर नींद में बड़बड़ाई, ये वो नहीं है, मेरा टेडी मेरा हाथ थोड़ी पकड़ सकता है, तो फिर ये कौन है? ये मैं हूँ, कोई टेडी बेयर नहीं। बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ो और ठीक से सो जाओ। मान ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटा दिया। मान की गहरी आवाज सुनते ही वेदाक्षी के रोंगटे खड़े हो गए और वो अचानक ही हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने पलके जल्दी जल्दी झपकाकर मान को देखा जो उसे ही घूर रहा था। वेदाक्षी ने धीरे से ऑकवर्ड होकर कहा, सॉरी, और वो उठकर बाथरूम में भाग गई। उसे इस तरह भागते हुए देखकर मान अपना सर लाचारी में हिलाते हुए कहा, क्या लड़की है ये, कभी कुछ और कभी कुछ और। बिल्कुल इसके ऑपोजिट वेदाक्षी की हालत खराब हो रखी थी। उसे अपनी ही हरकत पर शर्म आ रही थी। वो खुद को कोसते हुए बोली, पागल हो गई है क्या वेदाक्षी? तो उस आदमी से चिपक कर कैसे सो सकती है? और क्या टेडी, उसे टेडी समझ लिया तूने? पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो तेरे बारे में। ये सब सोच सोचकर ही उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने नल चालू किया और अपना फेस धोकर खुद को शांत किया और नहाने लगी। लेकिन शावर लेने के बाद उसे अचानक याद आया कि वो कपड़े नहीं लेकर आई है। उसने अपना माथा पीट लिया। ओफो, क्या कर रही है वेदाक्षी? कपड़े लेकर नहीं आई, अब बाहर कैसे जाएगी? वेदाक्षी मजबूर हो चुकी थी। उसने काफी सोचने के बाद कहा, पता नहीं वो क्या सोचेगा, पर अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। थोड़ी देर बाद वेदाक्षी की बाथरूम से आवाज आई, सुनिए मिस्टर राजावत। मान ने उस तरफ देखा जहां से ये आवाज आ रही थी। उसे जैसे वेदाक्षी के सामने देखा वो हैरान हो उठा। वेदाक्षी ने अपना सिर थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उसमें से बाहर निकाल रखा था और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मान को बुला रही थी। मान ने उसे देखते हुए कहा, अब क्या हुआ और ये क्या तरीका है? या तो अंदर जाओ या बाहर निकलो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। वेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाया और मासूमियत से बोली, मैं अपने कपड़े लेना भूल गई, कपड़े दे दो। ये कहते हुए वो बड़ी ही मासूमियत से मान को देख रही थी। मान ने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, क्या हो गया है? तू ऐसा तो नहीं था, एक लड़की की मासूमियत के आगे पिघल रहा है। मान ने अपना सिर झटका और उठ खड़ा हुआ। उसने वो बैग देखा जिसमें वेदाक्षी के कपड़े थे। मान ने बैग उठाकर काउच पर रखा और उसे खोलकर उसके कपड़े देखने लगा। उसने कपड़ों को देखते हुए कहा, इसमें से क्या दूं
और क्या ना दूं? क्या है ये सब? वेदाक्षी ने अपना सिर खुजाया और बोली, मुझे नहीं पता, रुद्रा दी ने पैक किए थे, मैंने तो देखा भी नहीं। मान ने एक नजर उसे देखा और फिर अपने कबर्ड की तरफ बढ़ गया। उसे अपना कबर्ड खोला और अपनी टी शर्ट निकालकर वेदाक्षी को पकड़ाते हुए बोला, तुम ये पहन लो, बाहर आकर तुम्हें जो भी पहनना है वो निकाल लेना और पहन लेना, क्योंकि तुम्हारे कपड़े मुझे समझ नहीं आने वाले हैं, और जल्दी बाहर निकलो। वेदाक्षी ने अपने हाथ में पकड़ी उस टी शर्ट को देखा और फिर कंधे उचकाकर बोली, ठीक है। ये बोल उसने अपना सिर वापस अंदर कर लिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मान बस बाथरूम का दरवाजा देखता रह गया। इधर निर्णय के रूम में रुद्रिका भी उठ चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी घर में कोहराम होना बाकी है। उसने उठकर निर्णय को जगाया और बोली, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ। निर्णय ने अपनी आंखें खोली और रुद्रिका को देखता ही रह गया। उसे मजेंटा पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। निर्णय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। रुद्रिका उसकी बाहों में जा गिरी। ये क्या मजाक है निर्णय, छोड़ो, मुझे नीचे जाना है, मुझे मुझे नीचे जाना है, देखो 7 बज चुके हैं। निर्णय ने उसके बालों को उसके चेहरे पर से हटाते हुए कहा, मैं क्या करूं, तुम लगी इतनी सुंदर रही हो, इस तरह से तुम मेरे सामने तैयार होकर आओगी तो भला किसका मन करेगा कि तुम्हें छोड़ दूं? रुद्रिका ने उसे घूर कर देखा तो निर्णय ने मुंह बनाया और बोला, अच्छा ठीक है, छोड़ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले गुड मॉर्निंग किस। रुद्रिका ने भी जल्दी से उसके होठों को चूम लिया और दूर हटते हुए बोली, अब जल्दी से छोड़ो मुझे। रुद्रिका वापस से खड़ी हुई और अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोली, जल्दी से नहाकर नीचे आओ, तुम्हें पता है ना सब लोग वेट कर रहे होंगे, हमारा प्रॉपर एक्सप्लेन करना है हमें सबको। निर्णय को जब ये याद आया कि वो झट से उठ बैठा और बोला, यार क्या करूं मैं? रुद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, जो करना है तुम करो, मुझे क्या, मैं जा रही हूँ। ये बोल वो नीचे चली गई, पर निर्णय आने वाले तूफान के बारे में सोचकर ही घबरा गया था। इधर मान के रूम में वेदाक्षी नहाकर आई और जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला, मान की नजर ना चाहते हुए भी उस तरफ चली गई। पर जैसे उसकी नजर जब वेदाक्षी पर गई तो वो उस पर ही अटक गई। वेदाक्षी सिर्फ मान की टी शर्ट में थी। कुछ देर मान उसे निहारता ही रह गया, लेकिन अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है तो उसने अपना माथा पीटते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इस लड़की को अकल नहीं है क्या? मैंने इसे टी शर्ट पकड़ाई तो सिर्फ टी शर्ट में बाहर आ गई, टॉवल नहीं लपेट सकती थी। उसे इस तरह से अपनी आंखें बंद किए हुए देखकर वेदाक्षी ने कहा, क्या हुआ आपको? ज्यादा सन बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सुनकर मान ने तुरंत आंखें खोली। अच्छा क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? वेदाक्षी आईने के सामने खड़ी हुई और अपने बालों को हाथ से संवारते हुए बोली, भूल गए कल कार में क्या कर रहे थे? मेरा फायदा उठाने की कोशिश। उसने इतना कहा ही था कि तब तक मान उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। आईने और अपने बीच मान को देखकर वेदाक्षी एक पल के लिए सकपका गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन मान के चेहरे पर अब खुराफात स्माइल थी। वो उसकी तरफ झुकते हुए बोला, अच्छा तो क्या कह रही थी? कल गाड़ी में जो कुछ हुआ था उसकी शुरुआत तो तुमने की थी ना? ये ही नहीं, आज सुबह भी शायद तुम ही टेडी बेयर समझकर मुझसे। मान की ये बातें सुनकर वेदाक्षी ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली और फिर मान को जोर से धक्का देकर बोली, प्लीज, वो सब इत्तेफाक था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मतलब नॉटी थॉट्स, हाँ? मान एक बार फिर उसके पास आया और वो उसके बालों से खेलने लगा। वेदाक्षी फिर से पीछे हटकी और बोली, कोई नॉटी थॉट्स नहीं, समझ गए? मान मुस्कुराया और फिर सर हिलाते हुए आगे बढ़ गया। उसे जल्दी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। वेदाक्षी ने अपने कपड़े देखे और एक सूट निकालकर पहन लिया, क्योंकि साड़ी उसके बस की बात नहीं थी। कपड़े बदलने के बाद वो जाकर ड्रेसिंग के सामने बैठ गई और तैयार होने लगी। तभी उसकी नजर उस गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी जो मान उसके लिए लेकर आया था। ना चाहते हुए भी उसके हाथ उस तरफ बढ़ गए और उसने वो गिफ्ट बॉक्स खोल कर देखा तो उसमें एक जोड़ी पायल थी। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, मैं ये बिल्कुल नहीं पहनने वाली। ये बोल उसने वो डब्बा वापस बंद किया और तैयार होकर रुद्रिका को ढूंढने चली गई। अब जाकर दी से बात करती हूँ, आज शाम होने से पहले मैं इस घर से बाहर चली जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब वो नीचे आई तो निर्णय और मान के अलावा घर के सब लोग यहाँ मौजूद थे। वेदाक्षी को काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप जाकर रुद्रिका के पास खड़ी हो गई और आंखों से इशारा करते हुए बोली, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? इस घर से आप मुझे बाहर निकालेंगी? रुद्रिका ने भी फुसफुसाते हुए धीरे से कहा, वैदू अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है। वेदाक्षी आगे कुछ कहने वाली थी कि तभी गिरिजा जी ने उन दोनों को देखा और बोली, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, चलो चूल्हा पूजन करके कुछ मीठा बना लो। वेदाक्षी ने सुना तो धीरे से बोली, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, मैंने तो आज तक सिर्फ मम्मा पापा चाची और दी के हाथ का बना खाना खाया है, कभी बनाया नहीं। उसकी बात सुनकर आलोक जी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उसने जिस हिसाब से जितनी मासूमियत से बात कही थी उसे देख गिरजा जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ चुकी थी। रुद्रिका ने हल्के से वेदाक्षी को कोहनी मारते हुए चुप रहने का इशारा किया। वेदाक्षी छोटा सा मुंह बनाकर चुप हो गई। रुद्रिका ने जल्दी से कहा, माँ वो इसने कभी खाना नहीं बनाया, मैं बना देती हूँ। गिरजा जी ने मुस्कुराकर हामी भरी और फिर उन दोनों को किचन में ले गई। चूल्हा पूजन करने के बाद रुद्रिका काम में लग चुकी थी और वेदाक्षी आराम से स्लैब पर बैठी उसे सब कुछ करते देख रही थी। उसने कहा, सब कुछ आपकी गलती है, मैं बेवजह इस शादी में फंस गई, मैं तो शादी नहीं करना चाहती थी अभी, आपको पता है ना वेदांत। उसने वेदांत का नाम लिया ही था कि रुद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, उस लड़के का नाम मत लेना, कल ही शादी करके यहाँ आई हो इसलिए चुप रहो, कोई भी बवाल करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? कुछ दिन शांति से बैठो, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, मुझे पहले मान से बात करनी होगी।
पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे विदाक्षी और रुद्रिका दोनों ही कांप गई। आखिर क्या हुआ था वहां पर? क्या चाह रही थी रुद्रिका? क्या वो विदाक्षी की मदद कर पाएगी या विदाक्षी उठाएगी कोई ऐसा कदम जिससे आ जाएगी मान पर नई मुसीबत? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। रुद्रिका विदाक्षी वेदांत के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किचन के दरवाजे पर कोई उनकी बातें सुन रहा था। दरवाजे से आवाज आई, क्या हुआ, आप लोग परेशान लग रही हैं? उस आवाज को सुनकर दोनों की सांसें थम गई थी। उन दोनों ने उस तरफ देखा तो लगभग 23-24 साल की लड़की दरवाजे पर खड़ी थी और उन दोनों को देख मुस्कुरा रही थी। रुद्रिका ने उसे देखकर कहा, अंशिका। अंशिका ने अंदर आते हुए कहा, जी भाभी, माँ ने आप दोनों की हेल्प करने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तो यहाँ कुछ और ही देख रही हूँ। काम सारा एक कर रही है और एक आराम फरमा रही है। उसे देखकर विदाक्षी झट से स्लैब पर से नीचे उतर गई। उसे अजीब लग रहा था। तभी अंशिका ने हंसते हुए कहा, भाभी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं बताने वाली हूँ। वैसे भी मुझे पता है आप कैसा फील कर रही हैं। रुद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, वैसे भी इसने कभी खाना नहीं बनाया है, कोई बात नहीं। वैसे भी ये मेरी छोटी बहन है, इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तो ये यहाँ है। तभी हॉल से गिरजा जी की आवाज आई, अंशिका जरा छड़ी तो लेकर आना दादी की। उन तीनों ने जब ये सुना तो तुरंत टेंशन में आ गई और तेजी से किचन से बाहर निकली। वही निर्णय जो सीढ़ियों से उतर रहा था, उसके कदम रुक गए। उसे हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा जो गुस्से में उसे घूर रही थी। पीछे से मान आते हुए बोला, चल बेटा, क्लास लगने वाली है तेरी। निर्णय ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, मान बचा ले भाई। मान ने कंधे उचकाए और कहा, मैं कुछ नहीं जानता, जो रायता फैलाया है खुद साफ करो। ये बोल वो नीचे आ गया। निर्णय बेचारा कहाँ जाता, आना तो नीचे ही था, इसलिए झूठी स्माइल के साथ नीचे उतर आया। गिरजा जी ने उसके आते ही उसका कान पकड़ मरोड़ दिया। निर्णय ने चिल्लाते हुए कहा, आउच, मां दर्द हो रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन वो जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करता, गिरजा जी की पकड़ उतनी ही तेज होती जा रही थी। उन्होंने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, क्या हरकत की कल तूने? जरा भी हमारे घर परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, रुद्रिका के माँ बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। और वो विदाक्षी, उस बेचारी बच्ची का तो कोई दोष भी नहीं है, फिर भी बिना सोचे समझे उसे शादी करनी पड़ी। उसके घर वालों को क्या जवाब दोगे तुम? निर्णय बेचारा क्या ही कहता, गलती उसकी भी थी, ये बात वो भी जानता था। तभी रुद्रिका, जिसे निर्णय पर तरस आ रहा था, वो भागते हुए उसके पास आई। उसे गिरजा से कहा, माँ बता तो रहे हैं, छोड़ दो ना। गिरजा जी ने उसे घूर कर देखा तो रुद्रिका चुपचाप खड़ी हो गई। गिरजा ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, तुम दोनों एक बार हमसे बात नहीं कर सकते थे? हम कौन सा मना कर देते, लेकिन नहीं, भागकर शादी करनी थी। वो दोनों खामोश खड़े थे और हर कोई उनके जवाब के इंतजार में था। गिरजा जी ने निर्णय को घूरते हुए कहा, बताओ भी अब, साफ साफ बताओ, कल जो किया वो क्यों किया और कब से चल रहा था ये तुम दोनों का? निर्णय ने उन्हें देखा और बोला, माँ हम दोनों काफी टाइम से साथ हैं और फिर शादी से पहले हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन कुछ टाइम में हमें यह भी समझ आ गया कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन तब तक शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं। भाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो काम के साथ साथ शादी की तैयारियों को भी देख रहे थे, इसीलिए मैं कुछ कर ही नहीं पाया, ना उनसे बात कर पाया और ना ही बता पाया। तभी रुद्रिका ने कहा, हम दोनों की बराबर गलती है माँ। मैंने विदाक्षी को मंडप में बैठने को कहा था, हमें लगा था हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जब तक आए तब तक तो शादी हो चुकी थी और सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका था। वरना हमने यही सोचा था कि हम आकर शादी रुकवा देंगे। रुद्रिका की इस बात पर मान ने तिरछी नजर से विदाक्षी की तरफ देखा। उसे जब रियलाइज हुआ कि सच में विदाक्षी उसे शादी नहीं करना चाहती थी तो उसके दिल के एक कोने में हल्का सा दर्द हुआ। उसी समय गिरजा जी ने निर्णय और रुद्रिका दोनों को घूरते हुए कहा, इतने बड़े हो गए हो पर अकल रत्ती भर भी नहीं आई है। उन दोनों ने गर्दन झुका ली। मान ने निर्णय को घूरते हुए कहा, एक बार कोशिश तो करता बताने की, मैं नहीं सुनता तब बात दूसरी थी, तूने क्या ही कोशिश की मुझे बताने की। निर्णय ने जैसी मान की बात सुनी उसे घूर कर उसे देखा और मन ही मन बोला, आग बुझने वाली है तो उसमें और ज्यादा घी डालने की क्या जरूरत है? आलोक जी ने उनके बीच आते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अच्छा है ना, दोनों बेटों की शादी हो गई तो घर में दो तो बहुएं आ गई, अब आप आराम से बैठकर हुकूमत कीजिएगा। गिरजा जी ने उन्हें देखा और बोली, बहू आ गई तो क्या हुआ, और कौन सी हुकूमत? मैं कौन सा कोई जालिम सास बनने वाली हूँ? मुझे तो बस निर्णय के कान खींचने का मन कर रहा था, मन कर रहा एक खींच के थप्पड़ लगाऊं इसे। निर्णय ने यह सुनकर जल्दी से अपने दोनों गालों पर अपने हाथ रख दिए। यार माते मत मारो, कल जो ससुर जी ने थप्पड़ मारा था उसकी गूंज अब तक कान में गूंज रही है और अब और हिम्मत नहीं है थप्पड़ खाने की। गिरजा जी ने उसे घूर कर देखा तो उसे मासूम सा चेहरा बना लिया। विदाक्षी बड़े ध्यान से सब कुछ देख रही थी। उसे वहां अजीब तो लग रहा था, लेकिन इन सब के बीच वो खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश में लगी हुई थी। रुद्रिका को इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन विदाक्षी वो सिर्फ उन्हीं लोगों के आसपास हंस बोल सकती थी जिनके साथ वो हमेशा से रहती आई थी। वो जल्दी से किसी के भी साथ खुलकर बात नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। विदाक्षी जो रुद्रिका के बगल में बैठी रही थी, उसे रुद्रिका ने चालाकी से मान के बगल में बिठा दिया था। मान और विदाक्षी दोनों ही एक दूसरे के बगल में ऑकवर्ड फील कर रहे थे।
जब मान ने देखा कि वेदाक्षी फिर से उसी तरह अपनी उंगलियों से खेल रही है जैसे वो मंडप के नीचे थी, तो उसके दिमाग में फिर शरारत सूझी और उसने वहां बैठे सबसे कहा, वैसे मुझे कोई बताएगा कि टेडी बेयर कहाँ मिलता है? टेडी बेयर नाम सुनते ही वेदाक्षी जोर जोर से खांसने लगी। उसे सुबह की वो सारी बातें याद आ गई कि वो किस तरह मान को टेडी बेयर समझकर उससे चिपक कर सोई थी। उसने तिरछी नजर से मान की तरफ देखा। उस वक्त मान भी उसे ही देख रहा था और आंखों से चिढ़ा रहा था। तब वेदाक्षी ने टेबल के नीचे से एक जोरदार पैर मान के पैर में मार दिया। उनकी ये सारी हरकत टेबल पर बैठे सभी लोगों ने देख ली थी, पर तभी निर्णय ने छेड़ते हुए कहा, लगता है कल रात टेडी बेयर गेम हुआ है। ये सुनते ही वेदाक्षी शर्म से पानी पानी हो रही थी, पर मान ने बात संभाल लिया। क्या बकवास है, मेरे ऑफिस में एक बच्ची आती है, मैं उसे देने के लिए सोच रहा था। इतना कहकर वो टेबल से उठ गया। चाची माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। गिरजा जी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुक, कहाँ जा रहा है तू? आज कहीं नहीं जाना है, पहले तो पहली रसोई का नेक दो बहू को। मान ने उन्हें अजीब तरह से देखते हुए कहा, पर मैंने तो कल ही उसे गिफ्ट दिया है, अब और क्या रह गया? गिरजा जी ने उसे देखा और बोली, अरे तो वो तो मुंह दिखाई का तोहफा था, अब पहली रसोई का नेक वो कौन देगा? वेदाक्षी ने जल्दी से कहा, आंटी मैंने तो कुछ बनाया नहीं ना, मुझे जरूरत नहीं है, सब कुछ तो दी ने बनाया है, नेक तो उन्हें दो। गिरजा जी ने उसे घूरते हुए कहा, आंटी नहीं मम्मी। वेदाक्षी कुछ चुप हो गई। सब लोग वेदाक्षी को देखने लगे और सबके देखने से वेदाक्षी हड़बड़ा गई। मान की नजरें भी उस पर थी और सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल वेदाक्षी उससे महसूस कर रही थी। ऐसा नहीं था कि मान उसे कोई गलत नजर से देख रहा था, और ये बात वेदाक्षी भी समझ रही थी, लेकिन न जाने क्यों उसे कुछ अजीब लग रहा था। ये नजरें उसे काफी अलग सी लग रही थी। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। निर्णय ने रुद्रिका को एक रिंग गिफ्ट की। वहीं आलोक जी और गिरजा जी ने रुद्रिका को शगुन के कुछ पैसे और गहने दिए। वेदाक्षी को भी पैसे और गहने मिले, लेकिन वो लेने से इनकार कर रही थी। गिरजा जी ने उसे डांटा तो उसने चुपचाप सब कुछ रख लिया। अब सब मान को देख रहे थे कि वो क्या देगा। मान कुछ लाया नहीं था और उसे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई रस्म होने वाली है। आखिर में वो उठा और चलकर वेदाक्षी के पास गया। वेदाक्षी ने अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपकाते हुए उसे देखा। मान ने अपने गले से अपनी चेन उतारी और वेदाक्षी के गले में पहना दी। हर कोई हैरान था। निर्णय ने जल्दी से कहा, मान वो चेन। मान ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरे लिए ये बहुत कीमती है, लेकिन अब जब मेरी जिंदगी इससे जुड़ी है तो ये उससे भी ज्यादा कीमती है। मान के ये शब्द वेदाक्षी के दिल में जा लगे। वो उसे हैरानी से देखने लगी। उसने क्या कहा ये वो समझने की कोशिश में लगी हुई थी। वहीं हर किसी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी। मान ने वेदाक्षी को वो चेन पहनाई और हल्के से उस चेन को छूते हुए बोला, अपना अस्तित्व दे रहा हूं तुम्हें, संभाल कर रखना। ये बोल वो 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन उसके कहने का मतलब उसके घर वालों के अलावा उन दोनों बहनों को बिल्कुल नहीं समझ आया। पर घर पर हर कोई मान को जाते हुए हैरानी से देख रहा था। आलोक जी ने धीरे से कहा, इसने आज जो कदम उठाया है कहीं इसे मुसीबत में ना डाल दे। आखिर क्या है उस चेन में जिसे देने के बाद मान के घर में सब परेशान हो गए? क्या वेदाक्षी मान से प्यार कर बैठेगी या तोड़ देगी इस शादी को? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। मान ऑफिस के लिए निकल चुका था। गिरजा जी ने उसे रोका, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुका। उसके जाते वेदाक्षी रुद्रा दी के पीछे गई, पर रुद्रिका जानती थी अगर वो वेदाक्षी से बात करने गई तो वो उसे बस घर से जाने के लिए बोलेगी। इसलिए वो काम के बहाने गिरजा जी के पास चली गई और वेदाक्षी मुंह लटकाकर अपने कमरे में आ गई। पर वहां उसके पास करने को कुछ नहीं था। वो रूम में बैठी बस सोच रही थी कि आगे उसे क्या करना है। मैं रुद्रा दी के भरोसे यहाँ बैठे नहीं रह सकती, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। सबसे पहले तो वेदांत से बात करती हूँ। उसने अपना फोन निकाला और वेदांत को कॉल लगा दिया। उधर से जैसे ही कॉल पिक हुआ, वेदाक्षी ने जल्दी से कहा, तुम कहाँ थे? तुमने तो मुझे कॉल भी नहीं किया। वेदांत की कुछ गुस्से से भरी आवाज आई, आ गई याद तुम्हें मेरी? क्या हुआ, पति की बाहों से फुर्सत मिली? वेदाक्षी उसके बात करने के तरीके से हैरान थी। उसने आज से पहले उससे इस तरह कभी बात नहीं की थी। उसने जल्दी से कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो वेदांत? कैसी बातें कर रहे हो? और क्या कहूं, तुम्हारी शादी हो गई और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। बड़े बड़े वादे किए थे ना, मुझसे प्यार करती हो, शादी भी मुझसे करोगी, तो क्या है ये सब? वेदाक्षी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पहली बात तो तुम्हें ये सब किसने बताया है, और दूसरी बात तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो बस ये अचानक से हो गया। मैं कोई शादी वादी करने के मूड में नहीं थी। वेदांत ने हंसते हुए कहा, वो अच्छा, शादियां भी अचानक होने लगी, मुझे आज पता लगा। वेदाक्षी ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, देखो वेदांत, तुम कुछ भी कंक्लूजन मत निकालो, हम मिलते हैं ना, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी, क्या हुआ और क्या नहीं। देखो वैसे भी मेरे लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती। दूसरी बात, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने जो कहा था मैं उस बात पर आज भी कायम हूँ। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। ये शादी अचानक से हुई और बिना किसी की जान पहचान की हुई। किसी को भी नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, और इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया जिससे तुम मेरी हेल्प कर सको। वेदांत ने उसकी बात सुनी और कहा, हेल्प तो दूर की बात है, मिलने का भी कोई फायदा नहीं है वेदाक्षी, रहने दो, तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। वेदाक्षी को अब डर लगने लगा था कि कहीं सच में वेदांत ये रिलेशनशिप खत्म न कर दे। वो सच में उससे प्यार करती थी,
उसे जल्दी से कहा, ऐसा मत कहो, हम मिलते हैं ना, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। वेदांत ने जब उसे इस तरह बोलते देखा तो एक गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है, मिलते हैं हम आज शाम को हमेशा की तरह नाइट कैफे में। वेदाक्षी ने हामी भरी और उधर से कॉल कट हो गया। वेदाक्षी परेशान सी अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी। तभी उसकी नजर आईने पर गई और उसने जब खुद के अक्स को देखा तो उसके कदम ठहर गए। उसने अपने गले में पड़े उस मंगलसूत्र को देखा और उन चूड़ों को जो उसके हाथों में भरे थे। उसने खुद से कहा, पर क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ? क्या ये धोखा नहीं हुआ? लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर हिलाकर कहा, अगर मैंने ये नहीं किया तो धोखा तो वेदांत के साथ होगा। मैंने उसे वादा किया था शादी करने का और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। भला मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं इस रिश्ते को कैसे निभा सकती हूँ? मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगी। वो यही सब सोच रही थी कि तभी रुद्रिका की आवाज आई, वैदो क्या कर रही है तू? वेदाक्षी ने पलटकर रुद्रिका को देखा। रुद्रिका अंदर आई और बोली, चल अब जल्दी से तैयार हो जा, माँ ने शाम को आसपास की कुछ औरतों के साथ मुंह दिखाई की रस्म रखी है। ये सुनते ही वेदाक्षी हैरान रह गई। उसने तो शाम को वेदांत से मिलने का वादा किया था, अब भला वो कैसे जाएगी? वो यही सोच रही थी। उसने रुद्रिका को देखा और बोली, ती शाम को? रुद्रिका ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ शाम को। देख कुछ भी गड़बड़ मत करना, ये 3-4 दिन का काम है, बस सब कुछ निपट जाए, उसके बाद हम मान से अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? मुझ पर विश्वास रख। ये कहकर रुद्रिका वेदाक्षी के कपड़े और गहने निकालने लगी। वेदाक्षी हैरान परेशान सी खड़ी थी। उसने अपने हाथ में पकड़े फोन को कस के पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सच में वो काफी बुरी तरह से फंस चुकी थी। रुद्रिका ने उसके सारे कपड़े और गहने निकालकर उसे पकड़ाते हुए कहा, अब ठीक से तैयार हो जाना, समझी? मान भी थोड़ी देर में आ ही जाएगा और इसके बाद मुंह दिखाई की रस्म होनी है। कोई भी बखेड़ा मत करना वैदू, और बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद मैं सब संभालूंगी, ठीक है? वेदाक्षी ने हल्के से मुस्कुराकर बस हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन वो मन ही मन काफी घबरा चुकी थी। वो जानती थी कि वेदांत कैसा इंसान है। उसने मन ही मन कहा, पता नहीं वो क्या सोचेगा, अगर मैं नहीं गई तो पक्का वो यही सोचेगा कि मैंने सच में उसे धोखा दिया है। वो मुझसे बात नहीं करेगा और मैं नहीं चाहती ऐसा हो। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। उसे कह दूं कि मैं नहीं आ सकती, लेकिन उसके बाद तो वो मुझे गलत समझेगा ना। उसे लगेगा मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है। वेदाक्षी मन ही मन हाँ और ना में उलझी हुई थी, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसने उन कपड़ों और गहनों को देखा। वो एक बहुत ही खूबसूरत सी बनारसी साड़ी थी जिसके साथ एमरल्ड ग्रीन कलर की ज्वेलरी रखी हुई थी। वेदाक्षी ने गहरी सांस ली और बेड पर बैठते हुए बोली, साड़ी कौन पहनेगा? मुझे तो साड़ी पहनना ही नहीं आता। ये दी भी ना, क्या जरूरत थी ये सब करने की? उनकी वजह से मैं फंस गई। ये कहते हुए उसने अपना मुंह लटका लिया। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि उसके कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने मान था। वेदाक्षी ने उसे देखकर मुंह बना लिया। उसे पता नहीं क्यों ये इंसान फूटी आंख पसंद नहीं आ रहा था। मान ने उसे देखते हुए कहा, तुम अभी तक बैठी हो, तैयार नहीं हुई? वैदू ने उसे देखा और मुंह बनाकर बोली, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, जाकर किसी से कहो कि मुझे साड़ी पहनाए, तब मैं तैयार होंगी ना। मान ने उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरा और बोला, क्यों, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है जो तुम जाकर किसी से कह नहीं सकती? वेदाक्षी ने भी उसे बराबर घूरते हुए कहा, क्यों आप जाकर बोल नहीं सकते? यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? बोल दो किसी को। मैं किससे कहूँ जाकर? दी से कह नहीं सकती, वो खुद तैयार हो रही होंगी, और बाकी मैं किसी से क्या ही कहूँ? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। उसकी इस बात ने मान को खामोश कर दिया। रुद्रिका ने उसे बताया था कि वेदाक्षी जल्दी से किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं होती थी और ऐसे ही किसी से बातें करने में उसका एक्सपीरियंस 0 था। मान ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है, जाकर चेंज तो करो, मैं देखता हूँ। वेदाक्षी ने ब्लाउज और पेटीकोट उठाया और बाथरूम में चली गई। मान ने अपने जूते उतारे और गहरी सांस लेकर वहीं बैठ गया। उसने अपना माथा रगड़ते हुए कहा, भगवान क्या लड़की है, कैसे संभालूंगा मैं इसे? बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती है। कौन कहेगा ये 23 साल की लॉ की स्टूडेंट है? थोड़ी देर बाद वेदाक्षी बाथरूम से बाहर निकली। उसने अपने चारों तरफ टॉवल लपेट रखा था। मान ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, शुक्र है इस टाइम तो इसने दिमाग का इस्तेमाल किया। ये कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। उसे जाकर कमरे का दरवाजा बंद किया तो वेदाक्षी घबराकर 2 कदम पीछे हट गई और हकलाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? आपने ये दरवाजा क्यों बंद किया? आप किसी को बुलाने जाने वाले थे ना? आप हंशिका को नहीं बुलाकर लाए? मान ने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए और जाकर उसकी साड़ी उठा ली। वेदाक्षी अजीब तरह से देख रही थी। मान अभी पलटता कि उससे पहले उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपनी आंखों पर बांधते हुए कहा, शांति से चुपचाप मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ, मुंह से एक शब्द मत निकालना। वेदाक्षी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। आखिर ये आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था? मान ने उसे फिर से पुकारा, वैदो मेरे सामने आओ। वेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा, मुझे वैदू मत कहो, मुझे वैदू सिर्फ मेरे घर वाले बोलते हैं। यू कैन कॉल मी वेदाक्षी और मिस राणा। मान ने हल्के से एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं बुलाने वाला। अब खुश, मैं तुम्हें वो नाम दूंगा जो मेरे दिल को पसंद आएगा, समझी तुम? अब चुपचाप यहाँ आकर खड़ी हो जाओ, वरना मैं आंखों पर बंधा हुआ ये रुमाल हटा दूंगा। फिर मत कहना मुझे कुछ। आखिरी बात में मान ने उसे धमका दिया और उसकी धमकी असर भी कर गई। वेदाक्षी चुपचाप जाकर उसके सामने खड़ी हो गई और मान ने वेदाक्षी को साड़ी पहनाना स्टार्ट किया। वेदाक्षी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन मान के टच ने उसे कुछ भी गंदा फील नहीं करवाया।
उसे थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसने अपने सारे ख्यालों को एक तरफ झटक दिया। मान उसे साड़ी पहना रहा था, वो भी सिर्फ अंदाजा लगाते हुए। अब बारी थी उसके कमर में साड़ी फंसाने की। मान धीरे धीरे वेदु की कमर में साड़ी फंसा रहा था। वेदु का रोम रोम सिहर जाता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं मान के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, पर उसने अपना संयम नहीं खोया। वो बस धीरे धीरे उसे साड़ी पहनाता रहा। आखिर में मान ने उसके कंधे पर पल्लू सेट किया। उसके बाद अपनी आंखों पर से रुमाल हटा दिया। हो गया। अब जाकर वेदाक्षी ने भी अपनी आंखें खोली। वो मान से कुछ ना कह सकी और खुद को आईने में देखा। सच में उसने काफी अच्छे से उसे साड़ी पहनाई थी। उसने हैरानी से कहा, आपको ये सब भी आता है? मुझे तो लगा था कि कोई रफ एंड टफ बिजनेसमैन ये सब तो नहीं करता होगा। पर मान मानो वेदाक्षी की खूबसूरती में जैसे खोसा गया था। वेदाक्षी कुछ न कुछ बोले जा रही थी, पर मान उसे बिना नजरें हटाए अपने आप उसके करीब बढ़ गया। वेदु उसे इस तरह अपनी ओर देखते हुए देख घबरा सी गई थी। उसने डरते हुए कहा, मिस्टर मान, क्या हुआ आपको? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? तभी मान ने उसके चेहरे को पकड़ा और धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। क्या मान आज सारी सीमाएं लांघ देगा? आखिर वेदांत से मिलने के लिए क्या करेगी वेदाक्षी? क्या वेदांत उसकी हेल्प करेगा या वेदाक्षी खड़ी कर लेगी अपने लिए कोई नई मुसीबत? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। मान को अपने करीब आते देख वेदाक्षी का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर मान तो जैसे किसी और ही दुनिया में जा चुका था। वेदाक्षी ने जोर से उसे धक्का दिया। मान, ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन अगले ही पल मान शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर डोंट वरी, मुझे भी मेरी लिमिट्स पता है। मैं कभी भी तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ नहीं करूंगा। तो फिलहाल मान ने उसे पकड़ा और मिरर के सामने बिठाते हुए बोला, चुपचाप से यहाँ बैठो। ये कहते हुए उसने उसे एक एक करके सारे गहने उठाए और वेदाक्षी को पहनाने शुरू कर दिए। वेदाक्षी आईने में मान को उसे तैयार करते हुए देख रही थी। उसे कभी नहीं सोचा था कि कोई आदमी उसके लिए ऐसा भी कर सकता है। तभी मान ने उसके पैरों में वो पायल पहनाई जो उसने कल रात उसे गिफ्ट की थी। ये देखते वेदाक्षी वापस अपने पुराने अवतार में आ गई। उसे तुरंत पैर पीछे खींच लिए और उसे घूरते हुए कहा, मैं ये नहीं लूंगी, ये मेरे लिए नहीं थी। ये मेरी पत्नी के लिए थी जो तुम हो। इसके अलावा तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कहते हुए मान ने उसके पैर को पकड़ लिया और वो पायल उसे पहना दिए और फिर उसे देख बोला, मैं इतना ही कर सकता हूँ, बाकी का मेकअप तुम खुद से कर लो। ये कहते हुए वो उठकर चेंजिंग रूम में चला गया। वेदु ने मुंह बनाकर मान की नकल करते हुए कहा, मैं इतना ही कर सकता हूँ, बाकी तुम कर लो। बड़ा आया। वो जल्दी से अपने बाल संवारने लगी। थोड़ी देर बाद जब मान आया तो उसने वेदाक्षी को देखा। वो काफी प्यारी लग रही थी। रेड कलर की बनारसी साड़ी और उसके साथ एमरल्ड ग्रीन कलर की ज्वेलरी और हल्के मेकअप के साथ उसने अपने बालों का जूड़ा बना लिया था। मान की नजर उसकी पीठ पर गई जो उसके बैकलेस ब्लाउज में से नजर आ रही थी। उसकी पीठ पर एक तिल था जो मान को बेहद खूबसूरत लगा, लेकिन उसने जल्दी से अपनी नजरें उस पर से हटा ली और लैपटॉप लेकर बैठ गया। लेकिन ना चाहते हुए भी नजरें बार बार उसी की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर बाद रुद्रिका और वेदाक्षी दोनों हॉल में बैठी थी और आसपास की कुछ औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए वहां मौजूद थी। गिरजा जी ने रस्म शुरू करवाई और एक एक करके सारी औरतें वेदाक्षी और रुद्रिका की मुंह दिखाई करने लगी। साथ ही उन्हें गिफ्ट्स और आशीर्वाद भी मिल रहे थे। वेदाक्षी तो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके बैठी थी। उसे एक जगह बैठना हजम नहीं हो रहा था। ऊपर से उसे वेदांत की टेंशन थी। जैसे तैसे पूरी रस्म में वो शांत बैठी रही और रस्म पूरी की। रुद्रिका को तो इसी बात में राहत थी कि कम से कम उसने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया था। वो जानती थी कि उसकी बहन कैसी थी। उसे एक जगह बैठना बिल्कुल नहीं हो सकता था। कमरे में आते ही वेदाक्षी ने सारे कपड़े और जेवर निकालकर फेंक दिए और पहले ढीले ढाले कपड़े पहनकर आई। मान इस वक्त कमरे में नहीं था तो पूरे कमरे पर उसी की हुकूमत थी। उसकी ज्वेलरी और साड़ी यूं ही बेड पर फैली हुई थी और दूसरी तरफ जाकर वो निढाल सी बेड पर लुढ़क गई। उसने मन ही मन कहा, वेदांत को कैसे समझाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं इधर रुद्रिका ने कपड़े चेंज किए और चुपचाप जाकर काउच पर बैठ गई। उसके दिमाग में भी वेदाक्षी की टेंशन चल रही थी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे मिलने जाने वाली थी, लेकिन मैं ऐसा अभी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों में एक नया प्लान तैयार हो चुका था। रात को सबने साथ में डिनर किया और फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मान जब अपने कमरे में आया तो पूरा कमरा बिखरा हुआ था। उसने अपने कमरे का हुलिया देखा और गहरी सांस लेकर बोला, ये एक काम ठीक से नहीं कर सकती। ये कहकर उसने उसके सारे गहने और साड़ी समेट कर एक तरफ रखी और अपना लैपटॉप लेकर वापस स्टडी रूम में चला गया। वेदाक्षी जब कमरे में आई तो उसे कोई नहीं दिखा। ये देखकर उसने राहत की सांस ली और सीधा जाकर बेड पर पसर गई। वेदांत से उसकी बात नहीं हो पाई थी। उसे नहीं पता था कि क्या चल रहा था। उसने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका कॉल कट कर दिया गया। थक हार कर उसने वेदांत को मैसेज करने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। वो उदास होकर बोली, वेदांत मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस एक बार बात कर लो। इधर निर्णय आज थोड़ा लेट आने वाला था, इसलिए रुद्रिका अब भी जाग रही थी। वो भी अपने कमरे की बालकनी में बैठी थी। तभी उसे अंधेरे में किसी की परछाई गार्डन की तरफ दिखी। रुद्रिका हैरान थी कि इस वक्त इस तरह चोरी छुपे कौन आ रहा है। सामने वाले इंसान की चाल बता रही थी कि वो कोई जान पहचान का तो हो नहीं सकता था। इसी वजह से तो वो छुपते छुपाते अंदर आ रहा था। रुद्रिका तुरंत नीचे चली गई। उसे जानना था कि आखिर ये कौन था जो यूं ही घर में घुस आया था। इतनी रात में आखिर कौन हो सकता है, जाकर देखती हूँ।
रुद्रिका जल्दी से नीचे गई और गार्डन एरिया में चली आई। वो दबे पांव उस शख्स की तरफ बढ़ने लगी थी। तभी अचानक उसकी नजर उसकी तरफ पड़े डंडे और कंबल पर गई और जल्दी से जाकर वो कंबल और डंडा उठाकर लाई। इसके बाद उसने वापस से अपने कदम उस शख्स की तरफ बढ़ा दिए थे। जैसे जैसे वो शख्स की तरफ बढ़ती जा रही थी, उसे वो शख्स साफ दिखाई देने लगा था और अचानक ही उसे हल्की सी रोशनी में उस शख्स का चेहरा दिखाई दिया। उस आदमी को देखकर रुद्रिका की भौहें तन गई और उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। ये आदमी, आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे जल्दी से जाकर उस आदमी पर वो कंबल डाला और डंडे से उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। वो आदमी अचानक हुए इस हमले से संभल नहीं पाया और खुद को कंबल से निकालने की कोशिश करने लगा, जबकि रुद्रिका अब भी उसे मारे जा रही थी। उसने बुरी तरह से उस आदमी को पीट दिया था। वो आदमी ने रुद्रिका से बचते बचाते वहां से भाग खड़ा हुआ। हालांकि उस आदमी ने उस शख्स का चेहरा नहीं देखा था जिसने उसे इतना मारा था। रुद्रिका गुस्से में हाँफ रही थी। उसे जोर से वो डंडा वहीं जमीन पर पटका और गुस्से से अंदर बढ़ गई। अब जाकर वेदाक्षी से ही बात करनी पड़ेगी। वो सीधा वेदाक्षी और मान के कमरे की तरफ गई। उसने जाकर कमरे का दरवाजा खोला तो वेदाक्षी बेड पर मुंह लटकाए बैठी थी। रुद्रिका कमरे में अंदर आते हुए वेदाक्षी को देखकर बोली, तेरा दिमाग खराब है वेदू, तूने उस लड़की को यहाँ तक बुला लिया। वेदाक्षी उसकी बात सुनकर हैरान थी। वहीं मान जो अपने स्टडी का दरवाजा खोलकर रूम में आने को ही था, रुद्रिका की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। लेकिन उसने जैसे रुद्रिका की आगे की बात सुनी, मान के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसकी आंखें एकदम सर्द हो गई। उसके माथे पर बल पड़ गए। तभी रुद्रिका ने कहा, वेदू क्या सोच रही है तू? ये हमारा घर नहीं है जहाँ कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। ये ससुराल है तुम्हारा, समझ रही हो? और मैंने कहा था ना कुछ दिन शांत रहो, मैं मान से बात करूंगी। तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी कि तुमने वेदांत को यहाँ तक बुला लिया? उसकी बात सुनकर वेदाक्षी हैरान थी। उसने हैरानी से कहा, क्या कहा आपने? वेदांत यहाँ आया था? लेकिन कब? और मैंने उसे? उसने इतना कहा ही था कि रुद्रिका ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, चुप करो तुम, उस लड़के का नाम भी नहीं लोगी। ध्यान रहे मुझे बार बार ना कहना पड़े। जब मैंने तुमसे कुछ कहा है तो मैं कर लूंगी ना सब कुछ। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। रुद्रिका इस वक्त काफी गुस्से में थी और वेदाक्षी को डांट रही थी। वेदाक्षी उससे अपनी बात कहने की कोशिश भी कर रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। रुद्रिका बोली, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ वेदू, कुछ भी गड़बड़ मत करना। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। अभी के लिए छोड़ रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर बार सब कुछ संभाल पाऊंगी। इस बार तो शुक्र था कि मैंने उसे देख लिया और भगा दिया। अगर कोई और होता तो हम जवाब भी नहीं दे पाते। तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल उठता सो अलग। रुद्रिका उसे सुनाकर वहां से चली गई। वेदाक्षी बेड पर छोटा सा मुंह बनाकर बैठते हुए बोली, पर मैंने तो उसे बात तक नहीं की। मैंने उसे मिलने का कहा था, मुझे नहीं पता था वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन वो यहाँ आया कैसे और क्यों आया? उसने तो मेरे फोन कॉल्स का भी रिप्लाई नहीं दिया। वो अभी खुद से ही बातें कर रही थी। तभी मान कमरे में एंटर हुआ। वेदाक्षी ने मान की तरफ देखा। मान के चेहरे के एक्सप्रेशंस उसने अब तक तो ऐसे नहीं देखे थे। वो उसे कुछ कहती उससे पहले ही मान उसके पास आया और उसने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में रखकर उसे देखते हुए कहा, तुम अब तक सोई नहीं? वेदाक्षी ने हड़बड़ाकर कहा, मैं बस सोने जा रही थी। मान ने इसके आगे उससे कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप जाकर अपनी जगह लेट गया। वेदाक्षी ने उसे इतना शांत देखा तो उसे अजीब लगा, पर फिर उसने सारी बातों को दरकिनार किया और चुपचाप लेट गई। थोड़ी देर में वेदाक्षी सो चुकी थी लेकिन मान की आंखों में नींद नहीं थी। उसने जो रुद्रिका के मुंह से सुना था उसे अब उसके बारे में सब कुछ पता करना था। उसने एक नजर सोई हुई वेदाक्षी को देखा और मन ही मन बोला, आखिर चल क्या रहा है? पता करना होगा। चाहे अंजाम जो भी हो, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मान ने मन ही मन सब कुछ पता करने का सोच लिया था। क्या होगा जब मान को वेदांत का सच पता चलेगा? क्या वो वेदाक्षी को छोड़ देगा या खड़ा होगा नया बखेड़ा? क्या वेदांत आसानी से वेदाक्षी को जाने देगा? आखिर क्यों आया था वो वेदाक्षी के घर पर? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी। मान ने ठान लिया था वो वेदांत के बारे में पता लगा कर रहेगा। अगली सुबह वेदाक्षी के उठने से पहले मान जाग चुका था। वेदाक्षी की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक पिलो को हक करके सो रही थी। वेदाक्षी जल्दी से उठी और तैयार होकर नीचे चली गई। मान उसे आज नीचे नहीं मिला। उसे अजीब लगा। उसी वक्त उसे सामने से रुद्रिका आती दिखाई दी। वो उसके पास आई। ती आपने? पर उसकी बात पूरी सुने बिना ही रुद्रिका उसे इग्नोर करके वहां से निकल गई। वो अभी भी उससे कुछ नाराज थी। इधर मान ऑफिस पहुंचा और उसने कैबिन में पहुंचते ही अपने असिस्टेंट को बुला लिया। उसका असिस्टेंट जैसे ही कैबिन में आया, मान ने उसके सामने वेदाक्षी की तस्वीर रख दी। वो हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बॉस उसे एक लड़की की फोटो क्यों दिखा रहा था। मान ने उसे देखा और बोला, गौरव, ये मिसेस वेदाक्षी मानवीर राजवत है। मुझे उनके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये अब मेरे साथ है, लेकिन इससे पहले कहाँ थी, क्या करती थी, उनके टच में कौन कौन था, पास्ट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, सब कुछ जानना है। सब कुछ मतलब सब कुछ। ध्यान रहे एक भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। गौरव आंखें फाड़े अपने बॉस को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बॉस करना क्या चाहता था। उसने घबराते हुए कहा, पर सर आपकी वाइफ का नाम तो रुद्रिका। वो डरते हुए अपनी बात पूरी करने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले ही मान ने उसे रोकते हुए कहा, वो निर्णय की पत्नी है, मेरी भाभी है, तो जो भी बोलो सोच समझ कर बोलना। ये सुनते ही गौरव के मुंह पर ताला लग गया। ये उसके लिए दूसरा झटका था। उसके दोनों बॉस शादी करके आ चुके थे और उसे पता ही नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, लानत है तुझ जैसे असिस्टेंट पर गौरव। तुझे ये तक नहीं पता कि तेरे बॉस की जिंदगी में क्या चल रहा है। दोनों बॉस शादी कर चुके हैं और तुझे पता ही नहीं। वो भी जो मान सर की होने वाली पत्नी थी, वो निर्णय सर की पत्नी बन चुकी है। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी मान की दोबारा आवाज आई, मैंने जो कहा वो तुमने सुना या नहीं? गौरव ने झट से कहा, जी सर मैं समझ गया, बस आप मुझे 2 घंटे का समय दीजिए, उसके बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये कहकर गौरव तुरंत वहां से चला गया। मान ने गहरी सांस ली और वेदाक्षी की वो तस्वीर देखने लगा। उस फोटो में वो सफेद क्रॉप टॉप और जीन्स में थी। बालों को उसने आधा बांध रखा था। पाउट बनाते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी फोटो देखकर मान के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने इस फोटो को फ्रेम में डाला और अपनी टेबल पर रख दिया। मान ने उस फोटो को देखते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो और तुम्हें मैं अपनी जिंदगी से कहीं नहीं जाने दूंगा। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूंगा। ये कहकर वो मुस्कुरा दिया। उसकी बातों का मतलब क्या था ये सिर्फ वही जानता था। इधर वेदांत पिटने के बाद अपने घर में बेहाल पड़ा था। उसे लग रहा था घर का चौकीदार होगा जिसने उसे देख लिया और इतनी बुरी तरह से मारा।
उसे अपना फोन देखा जिस पर वेदाक्षी के कई मैसेज और मिस कॉल थे। उसे देखकर भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अब तो तुम खुद ही मेरे पास आओगी, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पास नहीं आने वाला। वहीं वेदाक्षी रुद्रिका को मनाने की कोशिश में लगी हुई थी। वेदाक्षी की प्यारी प्यारी हरकतों ने रुद्रिका को जल्दी ही मना लिया। रुद्रिका ने वेदाक्षी को देखा और बोली, मैं मान रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे मनमानी करने की छूट मिल रही है। वेदाक्षी ने रुद्रिका से कहा, ती मेरा यकीन मानो, मैंने उसे नहीं बुलाया था। हाँ, हम मिलने वाले थे क्योंकि वो नाराज था। मुझे उसे सब कुछ समझाना था, लेकिन उसे बुलाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। रुद्रिका ने उसे देखा। इस बात को यहीं छोड़ दो, किसी के सामने भी इस बात का जिक्र मत करना। मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई दिक्कत हो। वेदाक्षी उसकी बात समझ रही थी, इसलिए उसने चुपचाप उसकी बात मान ली। दूसरी तरफ ऑफिस में मान अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी निर्णय उसके पास आया और बोला, बड़े भैया, हमारी माताजी का आदेश है, घर चलना है। मान उसे अजीब तरह से देखने लगा तो निर्णय ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे भी नहीं पता, उन्होंने बस ये कहा कि दोनों भाई जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन निर्णय, अभी मीटिंग है मेरी, मैं मीटिंग छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? निर्णय ने मुंह बना लिया, मैं अकेला घर नहीं जाने वाला। अगर अकेला गया तो माँ मुझे डांटेंगी कि मैं तुझे साथ नहीं लाया। मान ने गहरी सांस ली और बोला, तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो कि चाची माँ तुम्हें डांटे? सीरियसली, तुम्हें लगता है मेरी हरकतों की वजह से माँ मुझे डांटती है? भाई, मैं ऐसी कौन सी हरकतें करता हूँ जो मुझे नहीं दिखती पर बाकी सबको दिखती है? निर्णय ने कहा। मान ने गहरी सांस भरी और बोला, देखो वो तेरी सगी माँ है, उन्हें पता होगा ना तेरी हरकतें कैसी है। निर्णय ने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, सगी माँ? सीरियसली, मुझसे ज्यादा तो वो तुम्हारी है। चाची माँ का लाडला बनकर बैठा है, सगे बेटे पर तो कोई ध्यान ही नहीं देती। निर्णय ने मजाक में ये बात कह दी थी, लेकिन मान को अजीब लगा। उसे जल्दी से कहा, निर्णय, तुझे सच में ऐसा लग रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना यार। निर्णय हैरान होकर मान की तरफ देखने लगा। उसे मजाक में कहा था और मान इसे इतना गंभीरता से ले रहा था। उसे जल्दी से कहा, मेरे भाई क्या हो गया है तुम्हें? हम दोनों में इतना तो चलता है यार। वैसे भी तुम मुझसे बड़ा है, भले 1 महीने का ही फर्क हो, पर बड़ा तो है ना। तो ऐसा कोई विचार अपने दिमाग में मत लाना, मैंने मजाक में कहा था। मान कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है, छोड़िए सब, चल घर चलते हैं। दोनों भाई साथ में घर के लिए निकल गए। दोनों जल्दी ही घर पहुंचे। सब लोग हॉल में ही बैठे थे। गिरजा जी ने उन दोनों को देखा और मुस्कुराकर बोली, लो ये दोनों भी आ गए। निर्णय ने उन्हें देखकर कहा, क्या हो गया मम्मा, इतनी जल्दबाजी में ऑफिस से बुलाया? अभी तो आधा दिन ही हुआ है। गिरजा जी ने मान और निर्णय दोनों को देखते हुए कहा, रुद्रिका और वेदाक्षी को शॉपिंग के लिए लेकर जाओ। निर्णय ने झट से कहा, क्या आपने हमें शॉपिंग के लिए बुलवाया है? आप क्या चाहती है, ये लोग शॉपिंग करें और हम उनके पीछे पीछे उनके बैग पकड़कर घूमें? रुद्रिका ने उसे घूर कर देखा तो निर्णय तुरंत चुप हो गया। गिरजा जी मन ही मन हंस दी। फिर उन्होंने मान को देखते हुए कहा, मान बेटा तैयार हो जाओ। पर वेदाक्षी मान के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी। उसने बीच में कहा, नहीं मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। सब लोग अब वेदाक्षी को देखने लगे। इस तरह देखने से वेदाक्षी घबरा गई और जल्दी से बोली, सच में मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना, और मेरे पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े हैं, क्या करूंगी शॉपिंग करके। गिरजा जी ने कहा, तो क्या हुआ, कुछ और खरीद लेना और कम से कम घूम ही लोगी इसी बहाने। लेकिन वेदाक्षी का बिल्कुल मन नहीं था। मान की नजरें लगातार उस पर थी। वो उसकी एक एक हरकत नोटिस कर रहा था। उसने मन ही मन कहा, इस लड़की के नखरे और नाटक कभी खत्म ही नहीं होते। आलोक जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, घूम लेना, जाकर तैयार हो जाओ, साथ में अंशिका भी जा रही है। वहीं वेदाक्षी का मन तो कर रहा था कि वो आंगन में लेट जाए और हाथ पैर मारते हुए रो रो कर सबसे कहे कि उसे नहीं जाना तो जबरदस्ती ना की जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी, वरना उसके 24 साल के होने पर सब कुछ शक हो जाता। कुछ देर बाद रुद्रिका और निर्णय अपने कमरे में चले गए। मान ने वेदाक्षी को देखकर कहा, चलो कमरे में तैयार हो जाओ। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और मान के पीछे पीछे चल दी। वो चल ही रही थी कि अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगले ही पल उसका पैर मुड़ गया और वो जोर से चिल्लाई, आ मम्मी। मान जो ऊपर बढ़ रहा था उसके कदम रुक गए। उसे जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो वेदाक्षी अपना पैर पकड़े सीढ़ियों पर बैठी थी। वो जल्दी से दौड़ा और उसे तुरंत वेदाक्षी को संभालते हुए कहा, क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों, क्या हुआ मुझे बताओ। वेदाक्षी ने मन ही मन कहा, शाबाश वेदाक्षी, अब तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उसने फिर से अपना नाटक जारी रखते हुए कहा, मोच आ गई लगता है। हाँ मम्मा, दर्द हो रहा है। उसकी आवाज में इतना दर्द था जैसे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। मान ने तुरंत उसे बिना कुछ कहे गोद में उठा लिया और कमरे में ले गया। मान के गोद में खुद को पाकर वेदाक्षी का मन कर रहा था कि मान के बाल नोच ले। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे बिना पूछे गोद में उठाने की। लेकिन इस वक्त उसे अपनी एक्टिंग पर ही ध्यान देना था। गिरजा जी और आलोक जी ने भी ये सब देखा और सुना तो आलोक जी ने तुरंत डॉक्टर को फोन कर दिया और दोनों ही ऊपर चले आए। रुद्रिका और निर्णय भी कमरे में आ चुके थे। मान ने वेदाक्षी को बेड पर लेटा दिया। रुद्रिका उसके पास गई और उसे डांटते हुए कहा, ध्यान कहाँ रहता है तेरा, कितनी बार कहा है, गिरती पड़ती मत रहा कर, ठीक से चला कर। वेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, मैं रोने लगूंगी अब, अगर आपने मुझे और डांटा तो मैं सच में पापा से शिकायत करूंगी। कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, सब लोग डांटते रहते हैं। अध्याय का जिक्र सुनकर रुद्रिका चुप हो गई। वजह ये नहीं थी कि अध्याय से उसे डर लगता था। अध्याय उसे भी उतना ही प्यार करता था जितना वेदाक्षी से करता था। असली वजह ये थी कि अब तक अध्याय को वेदाक्षी की शादी के बारे में नहीं पता था। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने वेदाक्षी का पैर देखा और बोले, अभी तक तो कोई चोट दिख नहीं रही, हो सकता है अंदर चोट लगी हो, पेन किलर स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए, हल्की सी मोची लग रही है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और निर्णय उन्हें छोड़ने बाहर चला गया। गिरजा जी ने वेदाक्षी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुझे अगर कोई डांटे तो मुझे बताना, मैं उसे डांट लगाऊंगी, ठीक है। वेदाक्षी उनकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी। उसे ये अच्छा लगा कि कोई उसकी तरफ से बोल रहा था। हालांकि गिरजा जी और आलोक जी दोनों ने ही उसे कुछ गलत नहीं कहा था। ये वेदाक्षी का स्वभाव ही था कि वो लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाती थी, लेकिन धीरे धीरे शायद वो इन सबसे जुड़ने वाली थी। सब लोगों ने वेदाक्षी को अब आराम करने को कहा और फिर सब बाहर चले गए। मान ने गहरी सांस ली और फिर कपड़े लेने अलमारी की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नजर शीशे में वेदाक्षी पर पड़ी और उसके माथे पर बल पड़ गए क्योंकि वेदाक्षी बहुत खुश हो रही थी। उसने मन ही मन कहा,
अच्छा, तो ये इसका नाटक है, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। लेकिन इस वक्त उसने कुछ भी नहीं किया और चुपचाप अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। लेकिन तभी अचानक वेदाक्षी की जोर की चीख निकली। मान हैरान था कि अचानक क्या हुआ। वो जल्दी से टॉवल लपेटकर बाहर आया तो सामने वेदाक्षी को देख उसके होश उड़ गए। आखिर क्या हुआ था वेदाक्षी के साथ? क्या होगा जब आएगा मान के सामने वेदाक्षी का सच? क्या वेदाक्षी और मान के बीच खिल पाएंगे प्यार के फूल? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। मान कमरे की तरफ ऊपर बढ़ रहा था, तभी वेदाक्षी की तेज दर्द भरी चीख ने पूरे घर की खामोशी को चीर दिया। चीख सुनते ही मान की सांसें थम गई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वेदाक्षी सीढ़ियों पर अपना पैर पकड़े बैठी थी। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही थी। मान की आंखों में एक पल के लिए घबराहट छा गई। वो तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंचा। घुटनों के बल बैठते हुए उसने वेदाक्षी का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? कहाँ लगी मुझे बताओ। वेदाक्षी ने मन ही मन कहा, शाबाश बेटा वेदाक्षी, अब तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उसे अपना ड्रामा जारी रखते हुए आंखें सिकुड़ी और हल्की करहा के साथ बोली, मोच आ गई लगता है, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मम्मा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी आवाज में इतना दर्द था जिसे न जाने कितनी तकलीफ हो रही हो। मान ने बिना एक पल गंवाए, बिना कुछ पूछे उसे सहारा देते हुए गोद में उठा लिया। वेदाक्षी का दिल बैठ गया, लेकिन अभी तो उसे अपनी एक्टिंग पर ही फोकस रखना था, बाकी सब बाद में। नीचे से गिरजा जी और आलोक जी ने जब ये सब देखा तो फौरन डॉक्टर को कॉल किया। दोनों तेजी से ऊपर की तरफ बढ़े। रुद्रिका और निर्णय भी घबराहट में कमरे की ओर दौड़ पड़े। मान ने बेहद सावधानी से वेदाक्षी को बेड पर लेटाया। उसकी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी थी, ये चेक करते हुए कि कहीं और तो चोट नहीं लगी। रुद्रिका झट से उसके पास आई और झल्लाते हुए बोली, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? हाँ, कितनी बार कहा है गिरती पड़ती मत रहा कर, ठीक से चला कर, समझी? वेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाया, होंठ फुलाकर नाटक वाले अंदाज में बोली, अब मैं रोने लगूंगी। अगर तुमने मुझे और डांटा तो सच में पापा से शिकायत करूंगी। कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, सब लोग बस डांटते ही रहते हैं। अध्याय का नाम सुनकर रुद्रिका के होंठ सिल गए। वजह ये नहीं थी कि उसे अध्याय से डर लगता था। अध्याय तो उसे भी उतना ही प्यार करते थे जितना वेदाक्षी को। असली वजह ये थी कि अभी तक अध्याय को वेदाक्षी की शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और अगर पता चला तो तूफान आना तय था। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने ध्यान से वेदाक्षी का पैर चेक किया, फिर बोले, अभी तो कोई गंभीर चोट नजर नहीं आ रही, हो सकता है हल्की अंदरूनी मोच हो। पेन किलर स्प्रे यूज कीजिए, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। निर्णय उन्हें बाहर तक छोड़ने चला गया। गिरजा जी ने प्यार से वेदाक्षी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम्हें यहाँ कौन डांटता है, बताओ तो जरा मुझे। अगर कोई डांटे तुम्हें तो सीधे मुझे बताना, मैं उसे ठीक कर दूंगी, समझी? उनके इतने प्यार भरे शब्दों से वेदाक्षी के होठों पर हल्की मुस्कान खिल गई। अच्छा लग रहा था उसे कि कोई उसकी तरफदारी कर रहा था। हालांकि गिरजा जी और आलोक जी ने उसे कभी कुछ बुरा नहीं कहा था, बस वेदाक्षी का स्वभाव ही ऐसा था, लोगों से जल्दी खुलती मिलती नहीं थी, पर शायद धीरे धीरे वो इन सबके साथ जुड़ने वाली थी। सबने वेदाक्षी को अब आराम करने को कहा और धीरे धीरे बाहर चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मान ने गहरी सांस भरी, कपड़े लेने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नजर सामने लगे शीशे में वेदाक्षी के चेहरे पर पड़ी। उसके माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि वेदाक्षी तो खुशी से मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई बड़ी जंग जीत ली हो। मान ने मन ही मन सोचा, अच्छा तो ये इसका ड्रामा था, वाह, तुम्हें तो मैं बताता हूँ मिस नौटंकी। लेकिन फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में जाने लगा। तभी अचानक वेदाक्षी की जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। मान ने तुरंत वॉशरूम से बाहर झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वेदाक्षी बेड पर कूद रही थी, हाँ बिल्कुल कूद रही थी, जैसे किसी कंगारू ने उसमें जान डाल दी हो। इधर से उधर उछलते हुए वो चिल्ला रही थी, भगाओ भगाओ इसे, हटाओ यहाँ से। उसे देखकर मान के चेहरे पर नटखट मुस्कान आ गई। उसे तुरंत टॉवल लपेटा और तेजी से बाहर आया। फिर वहीं खड़े होकर दोनों हाथ बांध लिए और बाहें उठाते हुए बोले, वाह, तुम्हारा पैर तो बड़ी जल्दी ठीक हो गया, क्या बात है, लगता है डॉक्टर साहब ने कोई जादुई ट्रीटमेंट कर दिया है तुम्हारा। वेदाक्षी को धड़ाम से अपना ड्रामा याद आया। घबराकर उसने फौरन क्यूट सा फेस बनाया और बड़ी बड़ी आंखें करके बोली, प्लीज प्लीज इसे भगा दो ना, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मान की नजर दीवार पर पड़ी। सच में एक छोटी सी छिपकली वहीं चिपकी थी। उसे हैरानी हुई, आखिर उसके कमरे में छिपकली आई कहां से? फिर मान वेदाक्षी का मासूम सा चेहरा देखकर पिघल गया। उसे झट से छिपकली की पूंछ पकड़ी और खिड़की से बाहर फेंक दिया। वेदाक्षी ने राहत की सांस ली और बेड पर पालती मारकर बैठ गई, बिल्कुल आराम से। फिर मान मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा है ना, इस छिपकली ने तुम्हारी मोच ठीक कर दी, वरना अभी तक तो तुम पैर पकड़कर बैठी थी। वेदाक्षी के दिमाग में बिजली कौन थी? अरे हाँ। उसे झटपट अपना पैर पकड़ लिया और कराते हुए बोली, अभी भी दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पाऊंगी। मान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, आंखों में शरारत नाच रही थी। लेकिन मोच तो दूसरे पैर में आई थी। वेदाक्षी की सांस अटक गई। उसने घबराकर अपने पैर की तरफ देखा। तभी मान ने आगे बढ़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें गोद में उठाकर आराम से ले जा सकता हूँ। ये कहते हुए उसने झुककर वेदाक्षी को उठाना चाहा। नहीं। वेदाक्षी उछलकर बेड की दूसरी साइड कूदी। नहीं, मैं खुद से चल रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ, मेरी मोच ठीक हो गई। एक सांस में उसने कई बातें बोल दी। मान के होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। मन ही मन बोला, नौटंकी कहेंगी। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे आए। सब लोग हैरानी से वेदाक्षी को घूर रहे थे, जो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। गिरजा जी ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, बेटा तुम्हारे पैर में तो मोच आई थी ना? पर मान ने वेदाक्षी से पहले बड़े मासूम अंदाज में जवाब दिया, हाँ चाची माँ, पर एक छिपकली ने इसकी मोच ठीक कर दी। सबकी निगाहें हैरानी से मान पर टिक गई। वहीं वेदाक्षी मान को ऐसे घूर रही थी जैसे अभी खा जाएगी। उसका बस चलता तो पक्का इस आदमी को अच्छे से पीट देती। खैर, सबके सामने वो कुछ भी बोल नहीं सकती थी, और ये आदमी भी ऐसा था कि घर वालों के सामने बिल्कुल सीधा साधा बन जाता था, और अभी तो खुलेआम उसे ताना मार रहा था। वेदाक्षी ने मन ही मन दांत पीसे, बस मौका मिला तो देखती हूँ इसे। वो सब शॉपिंग के लिए निकल गए। कार में बैठे बैठे वेदाक्षी का मूड बिल्कुल ऑफ था। मुंह फुलाए खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर की तरफ देखते हुए भी उसका ध्यान मान पर था, जो बड़े आराम से गाड़ी चला रहा था।
रुद्रिका ने उसकी सूरत देखी, हंसते हुए बोली, क्या भाई, मुंह क्यों बना रखा है? अच्छा है ना यार, इस बहाने आउटिंग तो हो रही है। वेदाक्षी ने उसे घूरा, झल्लाते हुए बोली, लेकिन मुझे नहीं जाना था ना, मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है। ये कहते हुए उसने कनखियों से मान को तीखी नजर से देखा और बाहें क्रॉस करके सीट में धंस ली। पीछे की सीट से शोर शराबा सुनकर मान ने रेयर व्यू मिरर में वेदाक्षी को देखा और सख्त आवाज में बोला, बिहेव गाइस, हम कार में हैं, भूलो मत, और मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करो। ये सुन वेदाक्षी ने मान को देखा, मन ही मन बड़बड़ाई, खुद कितना परफेक्ट बना फिरता है, बस डांटना आता है। थोड़ी देर बाद वो सब मॉल पहुंच चुके थे। बड़ा सा शानदार मॉल, चारों तरफ रोशनी और चहल पहल, लोगों की भीड़, दुकानों की सजावट। सब लोग कार से उतरे और अंदर की तरफ बढ़ने लगे। वेदाक्षी अभी भी मुंह बनाए चल रही थी, मन में सोच रही थी कि किसी तरह ये शॉपिंग जल्दी खत्म हो जाए। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वेदाक्षी की सांसें अटक गई। उसने झटके से अपने हाथ की तरफ देखा, फिर नजर उठाकर सामने देखा, मान था, उसका हाथ थामे खड़ा था। वेदाक्षी ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, झटका दिया, लेकिन मान की पकड़ मजबूत थी। मान ने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, शांति से चलो, सबको ये लगना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी हैं। वेदाक्षी ने उसे तीखी नजर से घूरा, मान के होठों पर हल्की मुस्कान खेल गई। वैसे भी हम तो पहले से ही पति पत्नी हैं, इसमें लगने जैसा क्या है? ये कहते हुए उसने झटके से वेदाक्षी को अपने करीब खींचा और उसकी कमर पर हाथ रख दिया। वेदाक्षी की आंखें फटी की फटी रह गई, दिल तेजी से धड़कने लगा और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पर आसपास घूम रही भीड़ को थोड़ी ना पता था कि उनके बीच में क्या चल रहा है। वो तो उन्हें परफेक्ट कपल के रूप में देख रहे थे और उन्हीं के बीच था कोई ऐसा जो उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर आग बबूला हो चुका था। वो पल पल वेदाक्षी और मान पर नजर रख रहा था। वहीं वेदाक्षी, जिसे मान ने कसकर पकड़ रखा था, उसने दांत पीसते हुए फुसफुसाकर कहा, अगर 1 मिनट में तुमने अपना हाथ मेरी कमर से नहीं हटाया तो कसम से मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मान ने हैरानी से भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तुमने मुझे क्या कहा? तुम मुझे आप बोलती हो ना, और आज तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं कर रही हो? उसकी आंखों में शरारत तैर गई। मुझे लगता है थोड़े दिनों में नाम से बुलाने लगोगी। वेदाक्षी ने उसे और ज्यादा गुस्से से घूरा, धीमी आवाज में बोली, अपनी हरकतें सुधार लो, वरना तुम जानती नहीं हो मैं क्या चीज हूँ। ये कहते हुए उसने जोर लगाकर मान का हाथ अपनी कमर से हटाया, लेकिन मान ने तुरंत उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। इस बार उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाते हुए हक भरी आवाज में बोला, आराम से चुपचाप चलो। वेदाक्षी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तभी चलते चलते मान वेदाक्षी के बारे में सोचने लगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन उसे आज मिलने वाली थी, पर वो आज ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गया था। उसे खुद से कहा, अब तक तो इस लड़की की डिटेल्स आ गई होंगी, मुझे ऑफिस कॉल करना चाहिए। सभी लेडीज सेक्शन में पहुंच गए थे, जहां रंग बिरंगी कपड़े, लाइटें, शीशे, हर तरफ चमक दमक थी। अंशिका और रुद्रिका तुरंत अलग अलग रैक्स की तरफ भागी और कपड़े देखने लगी, पर वेदाक्षी ने भी इधर उधर देखा, पर चुपचाप एक कोने में रखी कुर्सी की तरफ बढ़ गई और पैर पर पैर चढ़ाकर हाथ क्रॉस करके आराम से बैठ गई। वो अपनी बात की पक्की थी, मजाल है जो कुछ भी खरीद ले। मान ने गहरी सांस भरी, हाथ कमर पर रखकर उसे देखा। इस लड़की को समझना टेढ़ी खीर होता जा रहा है, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है, काफी इंटरेस्टिंग है ये। इतना कहकर उसने अपने असिस्टेंट को वेदाक्षी की डिटेल्स के लिए मैसेज भेज दिया। फिर उसने वेदाक्षी की तरफ देखा और खुद ही कपड़े देखने लगा। थोड़ी देर में उसने कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट की, एक खूबसूरत नीली ड्रेस, एक क्रीम कलर की और एक पिंक। वेदाक्षी उसे ही देख रही थी। तभी एक साथ मान और वेदाक्षी दोनों के फोन की घंटी बजी। दोनों ने जब मैसेज पढ़ा, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मान वेदाक्षी को घूरने लगा, व्हाट द हेल, और वेदाक्षी उस मैसेज को पढ़कर तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई और इधर उधर चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी, पर उसे कोई नजर नहीं आया। अब उसके हाथ कांपने लगे थे। तभी उसे दूसरा मैसेज आया। वेदाक्षी की सांसें और तेज हो गई और वो वहां से बाहर की तरफ जाने लगी। मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, वो यहीं पर है, वो यही है। उसे जाते हुए देख मान भी उसकी तरफ जाने लगा। अब तो इसे मुझे जवाब देना ही होगा। आखिर किसका मैसेज आया था उन दोनों के पास? कौन था जो मान और वेदाक्षी पर नजर रख रहा था? क्या मान और वेदाक्षी के बीच की ये लड़ाई प्यार में बदल पाएगी? क्या नया मोड़ आने वाला था इस कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि।